गुड आफ्टरनून भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑल ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज जो है हम दो क्लास लगाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपकी जो ये क्लास चलेगी थ्योरी वाली, ये 12:15 में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और 12:15 के बाद से एक और 12:15 कह रहा हूँ, 1:15 पे खत्म हो जाएगी। 1.25 घंटे की ये क्लास होगी और 1:15 से एक और क्लास हम करेंगे जो सर्कल के एक्सरसाइज की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें इस बात को ध्यान देना है बढ़िया तरीके से कि आज हम दो क्लासेस करने वाले हैं, जिसमें पहली बात जो है 1:15 तक हम पूरे थ्योरी को खत्म करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे सभी क्वेश्चंस की। तो सभी उस तरीके से लाइव रहेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 10 तक मैंने आपको करवा दिया था पिछली क्लास में, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, पिछली बार ये सभी चीजें मैंने बताई थी और मैंने कहा था कि पॉइंट नंबर डी से जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर डी हमारा क्या कहता है? पॉइंट नंबर डी हमारा ये कहता है कि देखो, अगर तुम दो सर्कल को काटते हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करवाते हो और वो दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या प्रोसीजर होगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जैसे मानिए हम अगर बात करते हैं कि हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है और हमने यहाँ दूसरा सर्कल बनाया है, ठीक है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है और जो दूसरा वाला सर्कल है ना, वो इसके सेंटर से गुजरता है, एकदम इसके सेंटर से गुजरेगा। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, यानी इसके सेंटर से ये गुजरता है, इसके सेंटर से ये गुजरता है। तो उस केस में कहानी क्या होती है, उस केस में कहानी को आपको समझना है। छोटी सी बात होती है, कुछ नहीं होता। अगर मानो यहाँ पर ये इसका सेंटर है, तो यहां से जो मैं ये लाइन मिलाऊंगा ये क्या कहलाएगा, रेडियस। यहां से जो मैं लाइन मिलाऊंगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस। और दोनों सर्कल जो है वो समान है, दोनों की रेडियस बराबर है। तो अगर मैं कहूं ये हमारा आर है तो ये भी हमारा आर होगा। फिर अगर हम यहां से इसको मिलाते हैं और यहां से इसको मिलाते हैं, जितनी रेडियस इस सर्कल की है उतनी ही त्रिज्या इस सर्कल की है, उतनी ही रेडियस इस सर्कल की भी है, ठीक है। साथ में अगर हम बात करेंगे, गौर से देखो, आप इस पॉइंट को मिलाओगे, जब आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये भी हमारा रेडियस ही कहलाएगा। तो आप यहां देख पा रहे हो कि आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा है, आर 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 आर, ठीक है, ट्रिपल आर। ये ट्रिपल आर साउथ की मूवी नहीं है, ये ट्रिपल आर इस ट्रायंगल के तीनों साइड का मान है। अगर तीनों साइड का मान है तो हमने कहा आर 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 जो है हमारा क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा दोस्तों, हर कोण यहां पर कितने का होगा, 60 डिग्री। फिर यहां पर होगा 60 डिग्री और फिर यहां पर होगा 60 डिग्री। उसी तरीके से ये भी होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री और ये भी होगा हमारा 60 डिग्री। अब अगर आप बीच में फोकस करोगे, कुछ पॉइंट का मैं नाम बोलता हूं आपको, जैसे ये हो गया ओ ए, ठीक है, बी और मानो ओ डैश करके। जब हम यहां पर एक तरीके से ओ ए बी को ज्वाइन करेंगे, जैसे मैं अगर आपको ये बात बताऊं, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से, सिर्फ जो पोर्शंस हमने निकाले हैं, इस पॉइंट को हमने ओ कहा है, इसको हमने ओ डैश कहा है, इसको हमने ए कहा है, इसको हमने बी कहा है। जब हम ए से बी तक एक लाइन मिलाते हैं तो ये ए बी क्या कहलाता है, ये हमारा ए बी कॉमन कॉर्ड कहलाता है। एक ऐसा कॉर्ड, एक ऐसा व्यास जो दोनों में क्या हो, ठीक है, जो दोनों में हमारा बराबर हो, जो दोनों में कॉमन हो। यानी अगर हम ए बी को यहां ज्वाइन करते हैं तो ए बी हमारा कॉमन कॉर्ड कहलाता है। अब ये कॉमन कॉर्ड कहलाता है तो असल में कहानी होती क्या है, आप यहां पर देखो तो जो ये कोण बन रहा है ये कितने का, 120 का। तो हम बोलेंगे ये हमारा कोण हो गया 120 का। ये वैल्यू भी आर है और ये वैल्यू भी आर है, यानी बाकी दोनों एंगल ऑटोमेटिक बराबर होंगे। अगर ये 120 है तो बाकी दोनों बराबर, पूरे कोण, पूरे त्रिभुज का कोण 180 होता है, यानी ये हमारा दोनों मिलाकर 60 लेकर आएगा, यानी ये हमारा 30 होगा और ये हमारा 30 होगा। और आपको मैंने एक बात अच्छे तरीके से समझा रखा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, कि जब भी हमारा ये बीच वाला कोण 120 होता है, ये साइड हमारी ए होती है, ये साइड हमारी ए होती है, तो ये हमारी हो जाती है a√3, या हम ये कह सकते हैं कि √3a हो जाता है। क्या हो जाता है, √3a हो जाता है। यानी यहाँ पर जो कॉमन कॉर्ड आता है वो आता है √3r, ठीक है। कॉमन कॉर्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3r, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना हो जाता है, r हो जाता है। इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, r हो जाती है। कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई हो जाती है वो √3r हो जाती है,
ठीक। या अगर आप चाहो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर का इस्तेमाल करके और रेडियस का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कॉमन कॉर्ड की भी लंबाई निकाल सकते हो। अगर आपको पता होगा तो कल मैंने कॉमन कॉर्ड यानी AB की लंबाई बताने का तरीका भी बताया था कि 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर हमने कहा था R स्क्वायर। 4R स्क्वायर में से 3R स्क्वायर घटाओगे तो भी आपका AB की वैल्यू कितनी आएगा, √3R आएगा। आप इस तरीके से भी कह सकते हो कॉमन कॉर्ड की वैल्यू √3R। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला आप कहाँ से लगा दिए, तो ये फॉर्मूला कल ही हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करते हैं और उनका रेडियस बराबर होता है तो उनके सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है, और उनके कॉर्ड के बीच की दूरी का रिलेशन बनता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सेंटर के बीच की जो दूरी आती है, ठीक है, OP जो होता है वो बराबर होता है 4R स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर के। ये होता है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड के। या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं, OP के स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और AB के स्क्वायर को इधर लेकर चले आएंगे तो हम उल्टा भी कह सकते हैं। देखो, अगर हमें कॉर्ड की लंबाई चाहिए, ध्यान से समझना, अगर हमें ये कॉमन कॉर्ड मतलब अगर हमें कॉमन कॉर्ड की लंबाई चाहिए तो हमें रेडियस के 4 स्क्वायर में से डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर घटाना होगा, और अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर चाहिए तो रेडियस के 4R स्क्वायर में से कॉमन कॉर्ड घटाना होगा। ये वही रिलेशन है। इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके या तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू √3R आई है, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू √3R आई है। दोनों से कहानी जो आएगी वो हमारी सेम आएगी। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर 120 का कोण बनेगा, कॉमन कॉर्ड की लंबाई √3R होगी, बात खत्म। यही बात यहाँ पर आपको थ्योरी के माध्यम से कहा गया है। तो अगर हम एग्जाम्पल नंबर 11 को देखते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 11 कुछ खास नहीं है, इसी के ऊपर बना एक सवाल है। सवाल में क्या कहा गया है कि दो इक्वल सर्कल हैं जिनकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, वो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं। बताओ कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी, तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, √3 इंटू R होगा। रेडियस का मान कितना है, 4 है, यानी 4√3 आ जाएगा। वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है? चलिए, बहुत अच्छी। तो ये बात अब समझ गए कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है पता हो गया आपको। आ जाइए अब अगले वाले सवाल में कहा गया है द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल। कॉमन कॉर्ड की लंबाई दे दी गई है 24 सेंटीमीटर। डायमीटर सर्कल के 30 और 26 दिए गए हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ये सभी बच्चे वाले सवाल हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सभी सवाल एग्जाम्पल नंबर 13 वेरा कर सकते हो आप। अब यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। 15 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सभी एग्जांपल्स आसान है, आपके लिए मैंने छोड़ दिया है ताकि आप प्रैक्टिस करो। 15 नंबर में कहा है कि दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, अंदर से टच करते हैं। उनकी रेडियस किसी की 2 सेंटीमीटर है तो किसी की 3 सेंटीमीटर है। द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल इज ऑफ लेंथ। बड़ा प्यारा सवाल बोला है। पहली बात कहा है कि दो सर्कल एक दूसरे को अंदर में टच करते हैं। तो मानो मैंने कहा एक सर्कल हमारा ये हो गया और ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया जो इसको अंदर से टच करवाता है। मानो ऐसे टच करवा दिया इसने। ठीक है, हम इसको थोड़ा और बड़ा ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इतना ही बड़ा रखें, हम इतना भी बड़ा ले जा सकते हैं। ठीक है, हमने यहां पर कहा कि दो सर्कल हैं और कहा है टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, एक दूसरे को अंदर से छू रहे हैं। उनकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। बड़े वाले का सेंटर यहां पर होगा, छोटे वाले का सेंटर यहां पर होगा। मेरी बात को समझना, बड़े वाले का देखो, छोटे वाले का सेंटर यहां पे, बड़े वाले का सेंटर यहां पे। बड़े वाले की जो रेडियस होगी वो 3 सेंटीमीटर, छोटे वाले की रेडियस 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कहां से कहां तक हो सकता है, यहां से यहां तक हो सकता है, यहां से यहां तक हो सकता है, यहां से यहां तक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बोलोगे हाँ सर। तो हमें कहा है यहां पर कि बड़े वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। हमने कहा चलो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया बात? ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि ये बड़े वाले की त्रिज्या है, बड़े वाले की रेडियस है। उसके अलावा सवाल में कहा है छोटे वाले की रेडियस 2 सेंटीमीटर है। आप मुझे बताओ छोटे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी? ठीक है, छोटे वाले की रेडियस हमारी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, द रेडियाई आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ ग्रेटर सर्कल विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल। पता करेंगे कि हमें किसकी वैल्यू बोली गई है।
पहली बात, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप मुझे ये बात बताओ। अगर हम इस सवाल को डील करें, दो सर्कल हैं, उनकी रेडियाई 2 और 2 है, 4 है, क्या ये प्रैक्टिकली इस तरीके से पॉसिबल है? ये जो फिगर हमने बनाया है, ये फिगर इस तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बोलोगे सर क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो छोटे वाले की रेडियस अगर 2 हम लिखते हैं तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये भी कुछ लेंथ होगा। लेकिन बड़े वाले की रेडियस सिर्फ हम कितना ले सकते हैं? तो बड़े वाले की रेडियस सिर्फ हम 3 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? सिर्फ हम 3 ले सकते हैं। यानी ये जो फिगर हमने बनाया है, ये फिगर हमारा गलत है। तो हमारा फिगर बनेगा तो बनेगा कैसे? यानी हमें जो अंदर वाला जो सर्कल है, ये जो छोटू सर्कल है ना, इस छोटू सर्कल को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। ये छोटू सर्कल इतना भी छोटा नहीं है, आप इस बात को समझो। ये छोटू सर्कल हमारा इतना भी छोटा नहीं है कि हम जो है इसको एकदम एक कोने में ले जाके चिपका दें। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, जरूरी है, जहां पर इन दोनों का सेंटर जो है इस छोटू सर्कल के अंदर ही आए। जहां पर इन दोनों का सेंटर क्या है? छोटू सर्कल के अंदर आए। मानो छोटू सर्कल का सेंटर ये है तो बड़े वाले का सेंटर यहां पर होगा। छोटू वाले का ओ कहेंगे तो बड़े वाले का ओ डैश कहेंगे। अब जाकर हमारी कहानी परफेक्ट बन सकती है। तो सवाल में हमसे यहां पर कहा है कि छोटे वाले की रेडियस 2 सेंटीमीटर, बड़े वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर। यानी अगर हम बात करें यहां पर तो छोटे वाले की रेडियस हमारी ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और बड़े वाले की रेडियस यहां से लेकर इस पूरे पॉइंट पर आ जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 1 का। समझेंगे? यहां से यहां 2 और यहां से यहां 3, यानी ओ से लेकर ओ डैश तक की लंबाई हो जाएगी 1। ठीक है, हम इतना बात समझ गए कि इसकी लंबाई 1 आ जाएगी। समझ में आ गया बात। सवाल में कहा है द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं यार किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो तो उसका डायमीटर होता है, हमें तो डायमीटर पता करना है। और 3 का 2 गुना आप 6 देख रहे हो तो आपको ऑप्शन में मिल नहीं रहा है। अरे हर बार बिगेस्ट कॉर्ड डायमीटर नहीं होता, आप इस बात को समझो। कहा गया है वो बिगेस्ट कॉर्ड जो इस सर्कल को बाहर से टच करे, जो इस छोटे वाले सर्कल को बाहर से टच करे। मतलब ये देखो, अब इस सर्कल के लिए कॉर्ड क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर का पूछने का पर्पस ये है कि तुम्हें ये वाला कॉर्ड बताना है, वो सबसे बड़ा कॉर्ड जो इस छोटे सर्कल को बाहर से टच करे। द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल, बड़े वाले का सबसे बड़ा कॉर्ड विच इज आउटसाइड द इनर सर्कल। और हमें किसकी लेंथ बतानी है? इसी कॉर्ड AB की लेंथ बतानी है। एक सर्कल के अंदर दूसरा, पहले वाले की रेडियस 2 हो गई, दूसरे वाले की रेडियस 1 हो गई और हमें यहां पर AB का मान बताना है। अब अगर हमें AB का मान बताना है तो कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन तो हमें करने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहां पर हमें मिलाना पड़ेगा। अब अगर हमें इसको यहां मिलाना पड़ेगा तो आप मुझे खुद बताओ छोटे वाले की रेडियस कितनी है? तो बोलोगे सर 2। छोटे वाले का 2 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा। ये O से लेकर यहां तक ये छोटे वाले का रेडियस होगा। उस 2 सेंटीमीटर में ये जनाब 1 सेंटीमीटर है, तो ये नीचे वाले कितने होंगे? तो बोलोगे सर 1 होगा। ठीक है, ये भाई साहब कितने होंगे? तो ये 1 सेंटीमीटर की वैल्यू रखेंगे। अगर हम इसको यहां से ज्वाइन करते हैं तो ये जो सेंटर है O डैश, ये किसका सेंटर है? तो बोलोगे सर बड़े वाले का सेंटर है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 3 है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 3 है। समझ गए बात? यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर क्योंकि बड़े वाले का रेडियस, यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर क्योंकि बड़े वाले का रेडियस। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 2 सेंटीमीटर क्योंकि ये छोटे वाले का, तो ये हमारी 1 आ गई। अब अगर हमें AX का मान पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को घटाना है। 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 का रूट कितना आएगा? 2 रूट 2। अगर हमारा AX का मान 2 रूट 2 है तो AB का मान जो होगा वो AX का क्या होगा? 2 गुना होगा, यानी 4 रूट 2 जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात? यहाँ पे 2 सर्कल हैं, एक दूसरे को अंदर की तरफ से टच करते हैं। छोटे वाले की रेडियस 2 हो गई, बड़े वाले की रेडियस 3 हो गई। इस आधार पर हमने इस फोटो को बनाया और हमने सीखा यहाँ पर कि हम कैसे ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं जहां पर एग्जामिनर हमें कोई फोटो नहीं देगा, कोई तस्वीर नहीं देगा, फिर भी हम ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे के सवालों को देखिए। आगे का सवाल भी बहुत अच्छा है। कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 इज D, दे विल टच ईच अदर इंटरनली इफ। कहा गया है कि यहां पर 2 सेंटर्स के बीच की दूरी जो है, ठीक है, 2 सेंटर्स के बीच की दूरी, 2 सर्कल हैं, 2 वृत्त हैं, उनके बीच की दूरी जो है वो D है। ठीक, वो एक दूसरे को अंदर की तरफ से कब टच करेंगे? दे विल टच ईच अदर इंटरनली इफ।
क्या कंडीशन होगा? कंडीशन नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कब? अब मानो मुझे कि वो इंटरनली टच कर रहे हैं, सेम फोटो बना रहा हूं जो अभी बनाया था। तो मानो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मानो वैसे बना सकते हो या आप ऐसे भी बना सकते हो कि हाँ भाई साहब ये लो, ये हो गया। ठीक है, मानिए यहाँ पर इसका सेंटर भैया यहाँ हो गया, दूसरे वाले का सेंटर हम मान लेते हैं एक पल के लिए यहाँ पर हो गया। पहले वाले की जो रेडियस है वो हम कह सकते हैं R1 है, दूसरे वाले की पूरी रेडियस कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से लेकर R2 हो जाएगी। तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी? ये पूरा R2, ये पूरा R1, यानी ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? R2 माइनस R1 हो जाएगी। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? R2 माइनस R1, यानी जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? R2 माइनस R1 कह सकते हो या R1 माइनस R2 कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मानो आप यहाँ पर बड़े वाले के रेडियस को क्या मान लेते हो? R1 मान लेते हो, और छोटे वाले के रेडियस को क्या मान लेते हो? R2 मान लेते हो। तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका R1 माइनस R2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पीछे वाले पॉइंट में एक बार दोबारा से समझा देता हूं, बहुत बच्चों को ये आया होगा कि रेड कलर का 1 कैसे आया है। देखो आप लोग बड़े अच्छे से समझना, O से लेकर यहां तक, जैसे मानो अगर मैं इसको Y पॉइंट कहता हूं, तो O से लेकर Y तक की दूरी सवाल में 2 सेंटीमीटर दिया गया है। साथ में एक और बात को समझना, O से लेकर X तक की भी दूरी हमारा 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर तो नीचे भी 2 सेंटीमीटर, ऊपर 2 सेंटीमीटर तो नीचे भी 2 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना कि ऊपर 2 सेंटीमीटर रेडियस तो नीचे भी 2। अब मुझे एक बात पता है कि O से लेकर Y तक कितना है? 3 है। O से लेकर Y तक 3 है, जिसमें यहां से लेकर यहां तक 2 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और मुझे पता है ये पूरी की पूरी वैल्यू 2 है, उसमें 1 अगर ये है तो ये कितना होगा? 1 होगा। दोबारा से सीखो, ये 2 है तो ये भी 2, ये ऊपर 2 तो नीचे 2, नीचे 2 है। उस 2 में मैंने देखा कि इस वाले सेंटर से यहां पर 3 है, इस वाले सेंटर में यहां पर 3 है, यानी ये 1 है। तो अब इस 2 में ये 1 है, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। इस आधार पर हमने बताया था, तो हमारा आंसर आया था। ठीक है, अंजलि क्लियर है आपको? आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 16 के बाद एग्जाम्पल नंबर 17 को देखिए। 17 भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ पाएंगे। कहा गया कि दो सर्कल एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। पी नाम का एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो बी ए को प्रोड्यूस करने पे मिलता है। पीटी और पीक्यू टेंजेंट होते हैं सर्कल के, तो पीटी और पीक्यू के बीच में संबंध क्या होगा? पेपर में 1000 बार पूछा गया ये प्रश्न है और अपने आप में एक प्रॉपर्टी को भी साबित करता है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को ही पढ़ लें, उस प्रॉपर्टी को ही मैंने सवाल के माध्यमों से आपके शीट में दे दिया है। ठीक है, समझ में आया बात? उस प्रॉपर्टी को ही हमने सवाल के माध्यम से दे दिया है ताकि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएं कि भैया ये प्रॉपर्टी है क्या। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस ईयर में क्या होता है, आपके पेपर में इस प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट सवाल दिया जाता है, प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता, डायरेक्ट सवाल दिया जाता है। डायरेक्ट सवाल दिया जाता है तो अगर किसी बालक को प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है तो वो तो घबरा जाएगा फिर। तो बोला गया दो सर्कल एक दूसरे को ए पर और बी पर काटते हैं, इनको कटवा दो। किस पे कटवा दो? ए और बी पे कटवा दो। ठीक है, कैसे कटवाओगे? ए और बी पे। तो बोलोगे सर ये ऐसे कट रहे हैं ए और बी पे। सवाल में कहा गया है कि आप बी ए को प्रोड्यूस करते हो, यानी अगर ये लेंथ हमारा बी है और ये लेंथ हमारा ए है तो हम बी ए को प्रोड्यूस करके लेके आते हैं। हमने बी ए को कहां तक खींचा है? तो हमने कहा भैया हम बी ए को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, और हम इसको तब तक खींचेंगे जब तक हमारा दिल नहीं भरेगा। इसको हम आगे तक मानो लेकर गए। ठीक है, और आगे तक ले गए तो क्या हुआ कहानी? बी ए को कहा गया है सवाल में कि दो सर्कल ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। पी नाम का एक पॉइंट है जो बी ए को प्रोड्यूस करने पे आया है, यानी इस पॉइंट को हम नाम दे दिए पी। फिर उसके बाद कहा गया है कि पीटी और पीक्यू जो है दोनों सर्कल पर डाले गए टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। हमने कहा ठीक है भैया तुम अलग अलग टेंजेंट बनाओ यहाँ पे। तो पहला टेंजेंट आपका यहाँ से इस पर बना जिसका नाम हो गया पीटी। दूसरा टेंजेंट हमारा क्या बना? तो दूसरा टेंजेंट हमारा पीक्यू बना जो हमने यहाँ से बना दिया। मैं कहा ठीक है स्पर्श रेखा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, यहां से बना देंगे हम इसको। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया टी नाम का और ये हमारा पॉइंट हो गया क्यू नाम का। पीटी और पीक्यू जो है दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। सवाल में बोला है पीटी और पीक्यू के बीच में रिलेशन क्या होगा।
ऐसे सवालों का एक लाइन में सीधा का सीधा आंसर होता है कि P2 और PQ जो होते हैं वो क्या है, बराबर हैं। अब कैसे करोगे, ठीक है, पेपर में आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि भाई साहब देखो तुम्हारी बात ऐसी है ना, तुम्हारी बात ऐसी है कि आपका जो पीटी का लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर और बोला गया था कि पीक्यू का लंबाई बताओ कितना होगा। ऑप्शन में 10 था, 12 था, फलाना फलाना फलाना। हमें इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर होंगे तो कैसे होंगे, हमें उस बात को समझना है। तो बराबर होने के लिए आप मुझे सबसे पहले देखो रिलेशन बताओ। मैं सिर्फ सर्कल नंबर 1 के फोकस कर रहा हूं कि 1 वाले पे फोकस करो। 1 वाले में प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या बोलोगे, पीटी का स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, जब एक सर्कल है, ठीक है, और एक पॉइंट नंबर पी है, इसको टी पर टच करता है और मानो सीकेंट है ए और बी पे काटता है। कुछ याद करना जरा इस प्रॉपर्टी को, याद आ रहा होगा अगर ये प्रॉपर्टी तो बताना। तो हम पढ़ते थे वहां पर कि जो पीटी का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है पीए इंटू किसके, पीबी के। कुछ ध्यान है, ठीक है, हम पढ़ते थे ना कि पीटी का स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी, याद है। बस यहां पर वही सर्कल को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया गया है, इसको पकड़ के 90 डिग्री लेफ्ट पर घुमा दिया गया है। तो आप मुझे बताओ यहां पर जो पीटी का स्क्वायर होगा ये बराबर होगा किसके, पीए इंटू पीबी के। बराबर होगा किसके, पीए इंटू पीबी के। एक पल के लिए दूसरे वाले सर्कल को भूल के काम करो, सिर्फ पहले पर फोकस करो। तो बोलोगे सर पीटी स्क्वायर बराबर होगा, पीटी स्क्वायर बराबर होगा पीए इंटू पीबी के। कोई दिक्कत की बात यहां पे। अब आ जाते हैं दूसरे वाले सर्कल में। जब दूसरे वाले को याद करेंगे तो पहले वाले को भूल जाएंगे। दूसरे वाले सर्कल में हम क्या बात करते हैं, सर्कल नंबर 2 में, उसमें देखेंगे तो बोलेंगे पीक्यू का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बराबर होगा तो पीए इंटू पीबी के। किसके बराबर होगा, पीए इंटू पीबी के। कोई समस्या की बात यहां पे देखो, ये बराबर होगा पीए इंटू पीबी के। अब मुझे बताओ पीए पीबी पीटी स्क्वायर के बराबर, पीए पीबी पीक्यू स्क्वायर के बराबर। तो क्या हम इसीलिए नहीं कह सकते हैं कि पीटी का स्क्वायर पीक्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी हमारा पीटी जो होगा, ठीक है, यानी हमारा जो पीटी होगा वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा हमारे पीक्यू के। यानी यहां से हमने एक और बात सीखा, यहां से हमने एक और बात सीखा, और वो हमने यहां पर यह सीखा कि यदि किसी निश्चित पॉइंट से दो सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं और वो दोनों सर्कल आपस को एक दूसरे में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जैसे क्या होता है कि हमने ये पढ़ा था कि एक पॉइंट से डाले गए सर्कल पर दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। तो अब हम साथ में ये भी पढ़ रहे हैं कि यदि दो सर्कल हैं और यहां से हम दोनों पर टेंजेंट डाल रहे हैं तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगे। ऊपर से हम दोनों पर टेंजेंट डाल रहे हैं, दोनों बराबर होंगे। इस बात को ध्यान रखो, इस बात को फिक्स रखो अपने माइंड में कि यदि दो सर्कल हैं, एक दूसरे को काटते हैं, कैसे भी काटते हैं, चाहे वो एक दूसरे को सेंटर के माध्यम से काटते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको हर एक बात को रिवाइज करवाता हूं। हमने ये पढ़ा था कि यदि एक सर्कल है, उस सर्कल को कोई जो है यहां पर मानो इस तरीके से, ये हमारा सर्कल है और हम एक पॉइंट से इसको टच करवा रहे हैं। ये पॉइंट टी है, ये ए है, ये बी है, तो हम कहते थे पीए पीबी के बराबर। अब हमने ये पढ़ा कि दो सर्कल हैं, चाहे वो एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, चाहे वो ऐसे थोड़ा थोड़ा इत्तू इत्तू करके भी काट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी करके काट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो एक दूसरे को टच ही क्यों ना कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। उनका जो टेंजेंट होगा यहां से कॉमन टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ध्यान रहेगा, कोई समस्या? चलिए बहुत शानदार। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे। 17 नंबर पेपर में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो गलती होने की गुंजाइश किसी भी स्टूडेंट को नहीं करनी है अपने पेपर में, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। 18 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है पी और क्यू जो है सेंटर हैं दो सर्कल के, जहां पर रेडियाई 9 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। पी क्यू का मान 17 है। आर जो है सेंटर है दूसरे सर्कल का जिसकी रेडियस एक्स है, विच टचेस ईच अदर, ठीक है, ऑफ द एबव ऑफ टू सर्कल एक्सटर्नली। इफ पी आर क्यू का मान 90 सेंटीमीटर है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहा गया दो सर्कल हैं और दो सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है वो काटते हैं। क्या बोला गया, पी एंड क्यू आर सेंटर ऑफ टू सर्कल विथ रेडियस 9 and 2 वेयर पी क्यू कितनी है, आर इज सेंटर ऑफ अनदर सर्कल विच टचेस ईच और द एक्सटर्नली। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूं। आपके पास एक ऐसा वृत्त है और आपके पास एक ऐसा दूसरा वृत्त है। वृत्त का मतलब हो गया सर्कल, हिंदी वाले जो हैं वो खुश हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले परेशान ना हो। दोनों बातें बोलता हूँ, सर्कल भी बताता हूँ तो वृत्त भी बोलता हूँ, ठीक है। तो ये परेशान ना हो सर हिंदी में बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, मुझे दोनों तरह के बच्चों को लेके चलना है।
ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर देखो बात ऐसी है, कुछ ऐसा कहा गया है जैसे मानो यहाँ पर गांधी जी के 2 चश्मा और एक नाक बना दिया गया हो या एक इमोजी बना दिया गया हो कि भैया 2 सर्कल हैं आपके, ठीक है, और ये दोनों सर्कल की एक और खास बताऊं तो एक की रेडियस ज्यादा है, एक की रेडियस कम है। जैसे मानो ये कुछ ऐसे है कहानी, अगर हम गौर पे थोड़ा सा और छोटा कर लें तो थोड़ा सा इसको ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो 2 सर्कल है वो कुछ कहानी ऐसे है, ठीक है, कि एक सर्कल ये हो गया, दूसरा उससे छोटा हो गया, तीसरा उससे भी छोटा हो गया, तीसरा वाला दोनों को टच करता है। पहले वाले की रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। मानो यहाँ पर सब की रेडियस को हमने बना दिया, पहले वाले का जो सेंटर है उसका नाम P है, दूसरे वाले के सेंटर का नाम Q है। रेडियस 9 दिया गया है, 2 दिया गया है, PQ का मान सवाल में 17 भी दिया गया है। यानी यहाँ पर PQ जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये हमारा दूर है, ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है। सवाल में P और Q को टच करने की बात ही नहीं कही है। अब बोलोगे वेरीफाई कैसे कर लिया सर आपने कि टच करने की बात नहीं कही गई है। इसका रेडियस 9 था और इसका रेडियस 2 था, 11 थे, ठीक है। 9 और 2 उनके सेंटर के बीच की दूरी 11 होनी चाहिए थे और सवाल में उनके सेंटर के बीच की दूरी 17 दी है, यानी ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को किसी भी हाल में टच नहीं करने वाले हैं। तो हमने कहा कि P वाला सर्कल अलग होगा, Q वाला अलग होगा, और ये जो तीसरा वाला आएगा ना, ये बड़ा नालायक है, ये दोनों को टच करेगा। आप ऐसे समझ लो, ये तीसरा वाला जो होगा, ये तीसरा वाला दोनों को टच करेगा। मतलब 2 सर्कल हैं, दोनों के दोनों कोसों दूर हैं, काफी दूर हैं, तीसरा वाला दोनों को टच करता है। इस सर्कल के सेंटर का नाम P है, इस सर्कल के सेंटर का नाम Q है। यहां से लेकर यहां तक इसका जो मान है, ये वाला पॉइंट पर्टिकुलरली, ये PQ का मान जो है सवाल में 17 दे रखा है। अब PQ का मान सवाल में 17 दे रखा है, जिसमें इसकी रेडियस हमारी 9 हो गई, इसकी रेडियस 2 हो गई, तो ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये कितना आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया? तो बोलोगे हाँ सर 6 आ गया, बट हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमें सिंपल का सिंपल ध्यान रखना है कि इसकी जो लंबाई है, किसकी लंबाई PQ की, वो हमें 17 दी गई है। फिर उसके बाद हमसे कहा गया है कि आपको इनके सेंटर से मिलाना है। हमने कहा वाजिबा मिला लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इसका रेडियस जो है हमारा 9 दिया गया है, इसका रेडियस हमारा 2 दिया गया है। अगर हम इसके रेडियस को r बोले तो इसका रेडियस भी हो जाएगा यहां से यहां r और यहां से यहां r। सवाल में हमें PRQ का मान, इसका जो इसका सेंटर का नाम r है, यहां पर इसका मान कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। कोई परेशानी की बात? तो हमसे बोला है x की वैल्यू बताओ, और x क्या है, तो x यहाँ पर इसकी रेडियस है, तीसरे वाले सर्कल की रेडियस है। एक एक सवाल को, एक एक लाइन को पढ़ के बताओ। P and Q आर सेंटर ऑफ 2 सर्कल विथ रेडियाई 9 and 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियाई 9 है, इसकी 2 है, ठीक है। वेयर PQ की लंबाई 17 है, R इज सेंटर ऑफ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर विच टचेज ईच ऑफ द अबव 2 सर्कल एक्सटर्नली, जो बाहर से एक दूसरे को टच करता है। यदि PRQ का मान 90 है तो x का मान कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया, तो आप बताओ क्या ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है? बताइए राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे हाँ सर राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो आप बोलेंगे सर बड़ा आसान काम है, आप बताओ परपेंडिकुलर का कितना होगा, तो 9 + x का होल स्क्वायर प्लस बेस का कितना होगा, तो 2 + x का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, बराबर होगा 17 के स्क्वायर के। अब एक स्टूडेंट ऐसे बेचारा सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद वो x की वैल्यू लेकर आएगा, तब उसको पता चलेगा। और दूसरा वहीं पर होगा जो 200 में 200 लाने का पूरा तैयारी पहले से कर रहा होगा, उसको पाइथागोरस का ट्रिपलेट भी याद होगा। उसको ट्रिपलेट याद होगा तो बोलेगा भैया खुद मुझे बताओ, हाइपोटेनस जब मेरा 17 होता है तो ट्रिपलेट मेरा क्या बनता है? तो बोलता है सर 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है। उसने मुझे बताया कि सर जो ट्रिपलेट बनता है वो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है, जहां पर 17 हमारा हाइपोटेनस होता है, तो 17 के स्थान पे 17 दिया है। ये वाली वैल्यू हमारी 15 हो जाएगी, क्योंकि 8 हो नहीं सकती है, ये 9 है, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यानी हम 9 में x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 6। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये वाली वैल्यू आपकी जो है 8 होगी, तो x में 2 जोड़ने पर 8 आएगा, यानी तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो इस आधार पर आप इसका आंसर कितना करते, 6। हमें हर पॉइंट पर काम करना है, छोटी छोटी चीजों पर काम करना है। ऐसा नहीं कि फोटो बना दिया तो पाइथागोरस लगा रहे हैं, ठीक है, या ऑप्शन उठा रहे हैं। 8, 15, 17 का ट्रिपलेट था, तो हमने देखा भैया यहाँ 15 बनाना है, x को 6 देंगे तो ऑटोमेटिक ट्रिपलेट बन जाएगा। दोनों सर्कल अलग अलग कैसे होंगे, उनके बीच में दूरी कैसी होगी? इसका रेडियस 9 है,
इसका रेडियस 2 है, यानी सेंटर के बीच की दूरी जो आ गई, ठीक है, वो 17 दी है और दोनों का रेडियस जो 11 है, यानी सेंटर दूर है। अगर यहाँ 17 से कम होता, जैसे मानो 10 होता, तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे होते। क्योंकि इनके बीच की दूरी 11 है और सेंटर में जो है दूरी 10 है, यानी एक दूसरे को काट रहे होते, ठीक है। और अगर ये दूसरे को एक दूसरे को टच कर रहे होते तो सेंटर के बीच में उतनी ही दूरी होती जितना इनका रेडियस का सम होता। यानी दो सर्कल जब एक दूसरे को टच करता है तो सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के जोड़ के बराबर। दो सर्कल जब एक दूसरे को ऐसे काटता है, सेंटर के बीच की दूरी रेडियस का अंतर कहलाता है। और दो सर्कल जब काफी दूर पर होते हैं तो इनका डिस्टेंस तो हमें एग्जामिनर को देना ही पड़ेगा। इस बात को हम समझते हैं। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 18 के बाद एग्जाम्पल नंबर 19 को देखिए क्या कहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 में कहा है द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इक्वल इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर बोला है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बस आपको फोटो बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमसे बोला है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, तो हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का फॉर्मूला √4 इंटू रेडियस का होल स्क्वायर माइनस अगर हम सेंटर का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कॉर्ड के डिस्टेंस को घटाएंगे, और अगर हम कॉर्ड के डिस्टेंस को निकाल रहे हैं तो सेंटर के डिस्टेंस को घटाएंगे। आप मुझे बताओ यहाँ पर कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी है, 30 का स्क्वायर, तो हम कह देंगे भैया यहाँ पर तुम 30 का स्क्वायर कर लो, बात खत्म। हम यहाँ पर आ गए। रेडियस डायमीटर कितना है, 50 है। अगर वृत्त का व्यास 50 है तो त्रिज्या 25 होगी, रेडियस 25 होगा। तो हमने कहा ठीक है भैया 4 इंटू 25 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। 25 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे यहाँ पर 30 का स्क्वायर। मुझे बताओ यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 होता है और 625 का 4 गुना 2500 होता है। 2500 में से 900 घटाओगे 1600 आएगा, 1600 का रूट करोगे तो आ जाएगा 40, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बता दो यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर निकालना है तो कॉर्ड की लंबाई लेंगे, कॉर्ड निकालना है सेंटर की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। एग्जांपल नंबर 20 कहा गया है दो सर्कल जिनकी डायमीटर 50 है और 60 है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और कॉमन कॉर्ड की लंबाई दे रखी है 48। तो बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल। ये भी मैंने आपको बता रखा है, अच्छे तरीके से बता रखा है। तो ये एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो खुद करना है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्त वो है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं जो उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ाया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने तभी पढ़ाया था। ठीक है सर, सच में आप हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हो, चलो बढ़िया भाई, समझ में आना जरूरी है, तसल्ली से पढ़ते रहो। ठीक है, जब कमेंट ज्यादा नहीं आते हैं फालतू के, मुझे बड़ा मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, ध्यान पूरा का पूरा पढ़ाने पे रहता है। आ जाओ, हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। अब ये चक्रीय चतुर्भुज क्या है, ठीक है, कैसे सवाल चक्रीय चतुर्भुज से बन सकते हैं, हमें चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कितने पॉइंट टोटल जानने हैं, क्या सिर्फ एक पॉइंट जान लेने से हम चक्रीय चतुर्भुज के सवालों को बना पाएंगे, या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हमें जानना होगा। ठीक है, क्लास कब से चल रहा है, क्लास 12 बजे से चल रहा है। ठीक है, कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, चिंता मत करो, इसलिए 12:30 से मैं शुरू कर रहा हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चिंता मत करो। ठीक है, 2 क्लासेस होंगी, 1:15 तक आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाएगा और 1:15 के बाद जो है हम लोग शीट लगानी शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस शीट। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। सर मेरा पूरा ग्रुप ने एडमिशन ले लिया है, लास्टली यू आर बेस्ट, वो भी आया है, पहले कहीं और था पढ़ रहा था। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपने दोस्तों को बताते रहो हमारे बैचेस के बारे में, ताकि वो भी एनरोल हों और फायदा उठाएं। तो हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चे के दिमाग में क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेके, कि जिंदगी भर एक बात सोची कि अच्छा ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक कोई भी चतुर्भुज जो किसी सर्कल के अंदर हो, तो यानी इसके आमने सामने का जोड़ 180। बेचारा इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब इस पर सवाल ना देखे किसी और प्रॉपर्टी पे सवाल दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर इसके 4 से 5 प्रॉपर्टी होते हैं और हर उस प्रॉपर्टी को हम जानेंगे। पहली बात, हमने जैसे आपको पढ़ाया था, जब हमने क्वाड्रिलेटरल टॉपिक पढ़ाया था तब हमने लास्ट में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने बकायदा आपको कहा भी था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक चतुर्भुज जो सर्कल के अंदर हो, उसका रूप रंग जैसा भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता
सकता है, टेढ़ा ट्रापीजियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, क्या जो प्रॉपर्टी आएगी वो सभी तरह के क्वाड्रिलेटरल को सेटिस्फाई करेगी, या ऐसा होगा कि जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो करेगा, स्क्वायर बनाएंगे तो नहीं करेगा। तो हमें इस बात को समझना है। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। तो सवाल में सबसे पहले पढ़ते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की परिभाषा के बारे में। इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यदि चारों के चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कमफेरेंस पर लाई करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, यदि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी ये। अब प्रॉपर्टी जानने के पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रूप हम लोग देख लेते हैं कि इसके कितने रूप रंग होते हैं। जैसे मानो हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल ये बनाया, तीसरा सर्कल ये बनाया, चौथा सर्कल मानो हमने ये बनाया। हम हर तरह के क्वाड्रिलेटरल को इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे पहला क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा, मान लो हमने इसके अंदर क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है इसके अंदर कि हम भाई साहब स्क्वायर ना बना के हम इसके अंदर रेक्टेंगल बना दें। ठीक है, हम इसके अंदर रेक्टेंगल बना दें। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि आपने स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, आप इसके अंदर बनाओ एक ट्रापीजियम। ठीक है, सब कुछ बन सकता है, ऐसा नहीं है कि हाँ 2 चीजें बनेंगी तीसरी नहीं बनेगी, बनाओगे तो सब बन जाएगा। ठीक, और चौथा क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई भी आप फोटो ऐसा कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी आपका बन जाएगा, एक ऐसा कोई भी पॉलीगन जो इसके अंदर फिट हो जाए। अब जैसे आप अगर देखोगे तो ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्रेपीजियम है, और एक दुनिया का अपने आप में कोई भी XYZ फिगर हो, बस ये है कि इसके चारों बिंदु को मिला देना है। ये भी अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सिंपल एक कहानी होता है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक चतुर्भुज जो बस उस सर्कल के अंदर बिठा दो वो साइक्लिक कहला जाएगा। तो आने वाले समय में अभी हम जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको नहीं करेगा। जो भी प्रॉपर्टी होगी, 4-5 प्रॉपर्टीज हम जो पढ़ेंगे वो हर तरह के क्वाड्रिलेटरल को सेटिस्फाई करेगा। इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, हर तरह के क्वाड्रिलेटरल को। आप इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बना दोगे ना, ठीक है, पैरेललोग्राम खैर इसके अंदर बन नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है कि एक पैरेललोग्राम हम जो है सर्कल के अंदर बना दें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर आप एक सर्कल को बना रहे हो ऐसे, ठीक है, और उसके अंदर आप सोच रहे हो कि भैया हम जो है एक पैरेललोग्राम बना दें यहाँ पे, तो बड़ा मुश्किल है। आप इस बात को समझो, आप ऐसे बनाने जाओगे तो आपका पॉइंट ऐसे बनेगा, आप इसको मिला ही नहीं सकते, फिर एक मिलाओगे दूसरा छूट जाएगा। तो वो पैरेललोग्राम या तो स्क्वायर होगा, नहीं तो वो रेक्टेंगल होगा, लेकिन ऐसे टेढ़ा वाला पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है। इसीलिए जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल के अलावा कोई दूसरा पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात हम जानते हैं ये सभी के सभी क्या हैं, तो बोलेंगे सर ऑल आर, ठीक है, ऑल आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सभी के सभी क्या हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं, अपने आप में सभी बहुत महान हैं, और जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो सभी के सभी पर लागू होगा। तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टी होगी, तो बोलेंगे हाँ सर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैं एक फोटो नॉर्मल लेके चलता हूं कि एक हमारा एक सर्कल है ऐसा, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आपको अपनी परीक्षा में ध्यान रखनी है वो ये कि आमने सामने कोनों का जोड़ कितना होता है, 180, यानी इसका और इसका जोड़ कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, और आमने सामने का अगर इनका 180 होगा तो बाकी दोनों का भी जोड़ कितना होगा, 180। क्यों भाई साहब, क्योंकि अगर जैसे मानिए हमने कहा ये जनाब 110 हैं, तो ये हमारे 70 हो गए, 180 हो गए। अब इनका जोड़ जो है वो 180 इसीलिए होगा क्योंकि पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है। अगर ये दोनों 180 लेके बैठे हैं तो बाकी दोनों भी 180 लेके बैठेंगे। उसमें ये 20 हो सकता है, 50, ये 20 होगा तो ये 160 होगा, ये 10 होगा तो 170 होगा, ये 70 होगा तो 110 होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आमने सामने का जब भी जोड़ आएगा तो वो कितना कहलाएगा, 180 कहलाएगा। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट के बारे में। अब दूसरे नंबर पॉइंट में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स बराबर अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी किसी भी शीर्ष का वाह कोण बराबर होता है विपरीत अंतः कोण के। बाह कोण क्या हो गया, जैसे मानो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD करके है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल A का मान होगा ना, तो इसके विपरीत कौन कौन है, इसके विपरीत C है। A के विपरीत कौन है, तो बोलोगे सर C है। तो A के विपरीत अगर C
है ना, तो ये सी वाले का, सी तो अंदर का कोण हो गया, तो सी का अंदर हो गया तो बाहर वाला कोण होगा, तो बाहर वाला ये कोण कहलाएगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मानो यहां पर डी वाला कोण देखना है, ठीक है, तो डी का सामने वाला कोण हो गया, बी हो गया, लेकिन इसके नहीं, यहां पर जो बाहर बनेगा उसके, यानी एंगल डी जो है, एंगल डी बराबर होगा किसके, बी के एक्सटीरियर के। उसी तरीके से आप ये समझो कि एंगल सी वाला कोण कौन है, ये कोण है ना, तो एंगल सी जो होगा वो बराबर होगा उसके सामने कौन है, ए, तो ए का एक्सटीरियर इसके या फिर ए का एक्सटीरियर इसके, दोनों में किसी के बराबर हो सकता है। तो हमने एक बात सीखा अभी यहाँ पर कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक एंगल है वो बराबर होता है उसके अपोजिट एंगल के एक्सटीरियर एंगल के बराबर, उसके सामने वाले के, बाहर वाले के कोण के बराबर। ठीक है, दो पॉइंट हमने पढ़े। पहला पॉइंट हमने एंगल के बारे में पढ़ा कि आमने सामने का कोण 180 होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो बाहर वाला कोण है एक्सटीरियर एंगल, वो बराबर है अंदर वाले के अपोजिट एंगल के। तो उसके ऊपर फिर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको ताकि आप समझ सको कि हाँ, अगर हमारा एग्जामिनर स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन देगा तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम आंसर कैसे बता पाएंगे। जैसे उसने कहा कि इफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 50 डिग्री, यदि बाहर वाला कोण 50 डिग्री है, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका बाहर वाला एंगल 50 है। जैसे मानो एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया और इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया और इसके अंदर हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बस भैया इन्होंने कहा कि आपका कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और जरूरी नहीं है कि जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेगा तो आपको सर्कल बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब भी बोले तो सर्कल बनाने की आवश्यकता है, नहीं। तो हमने कहा यदि इसका बाहर वाला कोण, ठीक है, यदि इसका बाहर वाला कोण कितना है, यदि इसका बाहर वाला कोण एक्सटीरियर एंगल कितना है, 50 है, तो हमसे कहा गया है इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इसी के इंटीरियर के अपोजिट एंगल कितना होगा बता दो। तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना आएगा, 50 आएगा। इस सवाल को हमें इस तरीके से पढ़ के समझना था। समझ में आ गया कि यदि किसी भी कोण का एक्सटीरियर 50 है तो उसके इंटीरियर के अपोजिट, अंदर के सामने वाला कोण कितना आएगा, तो 50 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इंटीरियर एंगल पूछा होता ना तो ये 50 है तो ये 130 आता, जाहिर सी बात है ये 50 है। अब क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ आप समझो। ऐसा इसीलिए हुआ कि जैसे मानो बाहर वाला कोण हमारा ये 50 है, अब 50 है तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब ये वाला कोण 130 आ जाएगा तो हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने कोणों का जोड़ 180 होता है, यानी ये अगर 130 है तो इसको पक्का कितना होना पड़ेगा, 50। इसीलिए कहा जाता है कि ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर है। ये 50 है तो 130 और ये 130 है तो ये कितना आएगा, 50 आएगा, ताकि सम, क्योंकि इनका भी सम 180 होता है और इनका भी सम 180 होता है। अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा, और अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा, इसलिए थीटा और थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर इसके ऊपर हमने पढ़ा, चलो पहले और दूसरे एग्जाम्पल का उपयोग करके देखो, पहले वाले प्रॉपर्टी से निकल कर आया दूसरा वाला। ठीक है, पहले वाले प्रॉपर्टी ने क्या कहा, पहले वाले प्रॉपर्टी ने ये कहा था हमसे कि आमने सामने का कोण कितना होगा, 180 होगा, यानी अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो दूसरा वाला लपक के आया बाहर, बोला कि नहीं, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होता है। तो दूसरा वाला ये बोल दिया कि देखो अगर ये थीटा है तो हम भी थीटा कहलाएंगे। तो पहले से ही दूसरे प्रॉपर्टी का इजाद हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो दो अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। इन दोनों का जोड़ अगर 180 होता है, ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा तो थीटा, इसलिए ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल करवा दिया ताकि पहली प्रॉपर्टी आपकी फिक्स हो जाए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में। 1 और 2 क्लियर हो गया। टॉलमी थ्योरम आता है। अब इसको हम पढ़ते हैं, पोटली थ्योरम नहीं पढ़ते हैं, टॉलमी थ्योरम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टॉलमी। अब भैया ये जो टॉलमी थे ये बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत जो है इनकी बुद्धि बड़ी तेज चलती थी। बच्चों को जो है ज्योमेट्री में एक और प्रॉपर्टी देके चले गए। तो इन्होंने कहा कि देखो अगर ABCD नाम का कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो तुम एक प्रॉपर्टी अपने परीक्षा के लिए लिख लो, जहां से तुम्हारी SSC तुम्हें सवाल देगी और जहां से वो पूरा कोशिश करेगी तुम्हें इंस्पेक्टर बनाने से रोकने की। लेकिन तुम हो जिद्दी, तुम बोलोगे तुम थ्योरम तो दो, हम याद करके बैठ जाएंगे पहले दिन ही। तो आपने कहा ठीक है भैया। टॉली जी ने बोला कि देखो ये AB है ना, तो इसके सामने वाली साइड कौन होगी, CD होगी। तो तुम AB और CD को आपस में गुना कर दो।
कर दिया गुना, आपने कहा हाँ सर। फिर उसके बाद देखो ये जो BC बच गया ना और AD बच गया, तो इनको भी गुना कर दो, तो आपने कहा कर दिया गुना। अब देखो इन आमने साइडों को गुना कर दिया, इन आमने सामने वाले साइडों को गुना कर दिया, दोनों को जोड़ दो, तो आपने कहा ठीक है जोड़ दिया। इनको जोड़ के क्या करेंगे, तो बोलोगे इनका जो जोड़ होगा वो बराबर होगा इनके डायगोनल के प्रोडक्ट के डायगोनल को गुना के। ठीक है, अब आप ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको एक तरीके से, ठीक है, आप इसको चाहो तो लॉन्ग वे में। अब ये कैसे आया क्या आया वो सिमिलैरिटी लगा के मैं साबित कर सकता हूं, लेकिन क्या वो चीजें आपकी जरूरत की है, नहीं है। तो टॉलमी जी ने बस ये कहा था कि मेरे आमने सामने साइडों का प्रोडक्ट, इन दोनों साइडों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों साइडों का प्रोडक्ट बराबर होगा डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर। ये टॉलमी का थ्योरम था। अब इस टॉलमी की थ्योरम है, तो इस टॉलमी के थ्योरम के ऊपर तो एक एग्जांपल तो बनता है, क्योंकि अगर एग्जांपल नहीं देंगे तो टॉलमी के थ्योरम को याद कैसे करोगे। तो ये रहा आपके सामने उसका एग्जांपल, ताकि पर्टिकुलरली टॉलमी थ्योरम पर आप प्रैक्टिस कर पाओ और समझ पाओ कि असल में ये थ्योरम है क्या। तो एग्जांपल नंबर 2 में कहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, AB का मान दे दिया, BC का मान दे दिया, CD का मान दे दिया, AD का मान दे दिया, एक डायगोनल का मान दे दिया, दूसरे डायगोनल का मान पूछा है। जो समझदार विद्यार्थी है वो समझ जाएगा कि मुझे करना क्या है। मुझे एक बार AB लेना है और मुझे CD लेना है, वो बिना फोटो बनाए भी कर सकता है। AB का मान वो लेगा 8 और CD का मान कितना लेगा, बोलेगा 6 जमा BC लेना है, ठीक है, और उसके बाद क्या लेना है, BC के साथ AD लेना है। तो BC का मान कितना हो जाएगा 9 और AD का मान कितना हो जाएगा 4, बराबर होगा दोनों डायगोनल के। पहले वाले डायगोनल की वैल्यू 7 है, दूसरे वाले की x आ जाएगी। ठीक है, 8 छक 48 और 9 चौके 36 यहाँ पे। ठीक, कितना हो जाएगा 8 से 14 4 3 7 1 8 बराबर हो जाएगा 7x के। ठीक है, तो 7 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 से काटोगे तो 12 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, और ये 12 यहाँ पर फिक्स है। अब बोलोगे सर ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 12 आ गया, आपने बिना फोटो बनाया, हमको ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, आप एक काम करो फोटो बना के हमको दिखाओ तब हम समझ पाएंगे। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लो फोटो हम बना देते हैं। फोटो बनाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं हम बनाएंगे जरूर। ये हमारा ABCD हो गया। अब उसके बाद कहा सर फोटो बनाएंगे हम, टाइम और खराब करेंगे अपने पेपर में, आप इसका मान भी लिखो। आपने AB यहाँ लिखा, ठीक है, दूसरा आपने BC यहाँ 9 लिखा, CD का मान आपने 6 लिख दिया, आपने AD का मान 4 लिख दिया। फिर आप डायगोनल को भी तसल्ली के लिए बनाओगे, और डायगोनल को बनाने के बाद फिर आप BD का मान बोलोगे 7 है, तब अच्छा फोटो बनाने के बाद अब भैया जाके लगेगा टॉलमी थ्योरम। अरे भैया बिना फोटो बनाए भी तो लिख सकते हो, वही चीज तो आ गई ना तुम्हारी। देखो 8 × 6 9 × 4 बराबर 7 × दूसरे वाले का x। अब बोलोगे सर बिना फोटो बनाए आपने कैसे लिख दिया, ये हमें भी बताओ, हम भी जानेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जो साइडें आमने सामने होती है ना, तो उनका कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे अगर AB और CD आमने सामने की साइड है, तो AB में A और B आएगा, CD में C और D आएगा। आप इस सवाल से पकड़ सकते थे। मैंने कहा एक वर्टेक्स AB होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक CD होगा, तो क्या आमने सामने है तो कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं, क्योंकि अगर एक वर्टेक्स कॉमन है, जैसे मानो AB हो गया या AC हो गया, तो भैया इनमें तो A कॉमन आ गया, तो सामने सामने कैसे हो गए, नहीं हुए। तो हमने सीधा AB का मान उठाया था 8 और हमने CD का मान उठाया था 6। मान उठाने में आपसे गलती हो सकती है, इसीलिए बता रहा हूं कि AB यहां से उठाओ, CD यहां से। अब AB और CD उठा लिया ना, तो दूसरा कौन होंगे जिनमें आपस में कोई कॉमन नहीं होगा, तो BC होगा और AD होगा। तो BC को उठाओ 9 और AD उठाओ 4। इस तरीके से सीधा का सीधा लिख सकते हो। ठीक है, पहले ABCD उठा लिया था मैंने, उसके बाद कौन सा बच गया था, आप ऐसे भी समझ लो AB और CD उठा लिया, जो बाकी दोनों बच गए क्वाड्रिलेटरल में BC हो गया और AD हो गया, वो बाकी दोनों साइड हो जाएंगे। इनको गुना कर दो, बराबर आ जाएगा AC के और BD के। AC हमेशा डायगोनल होता है, BD हमेशा डायगोनल होता है। ठीक है, तो टॉलमी थ्योरम हमारा क्लियर हो गया। तो हमने अब तक कितने थ्योरम पढ़ लिए, 3। पहला हमने पढ़ लिया आमने सामने का कोण 180। अब एक और बात, जो आपने ये टॉलमी थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, ये जो आपने टॉलमी थ्योरम पढ़ा है, उसके अलावा जो बाकी चीजें पढ़ी हैं, वापस से याद दिला रहा हूं, ये हर तरह के क्वाड्रिलेटरल में लागू होगा। अगर आप इसको बोलोगे सर क्या ये इसमें लागू होगा, तो बिल्कुल टॉलमी थ्योरम को आप लागू करके जरा इसमें देखो, आपका लागू होगा। आपने कहा था कि सर ABCD नाम के होते हैं, क्या होते हैं हमारी,
ठीक है, हमारे यहाँ पर 4 साइड होते हैं। मानो सर्कल, इसको हमने स्क्वायर मान लिया, स्क्वायर की प्रत्येक भुजा a के बराबर होती है। तो टॉलमी थ्योरम ने क्या कहा था? टॉलमी थ्योरम ने कहा था a को a के साथ गुना करो यानी a स्क्वायर, फिर इन दोनों को आपस में गुणा करो यानी a स्क्वायर, ये बराबर होगा दोनों डायगोनल के। स्क्वायर का एक डायगोनल √2a होता है, तो दूसरा वाला भी √2a होगा यानी √2a इंटू √2a। अब आप मुझे बताओ a स्क्वायर कितना होता है? 2a स्क्वायर होता है, और √2a इंटू √2a कितना होता है? 2a स्क्वायर होता है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल। यानी चाहे वो टॉलमी थ्योरम हो, चाहे आमने सामने वाले का जोड़ 180 हो, वो हर तरह के यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल को सेटिस्फाई करेगा, हर तरह के क्वाड्रिलेटरल को सेटिस्फाई करने वाला है दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वो थ्योरम है किस काम का? जो 4 लोगों को सेटिस्फाई करे और बाकी लोगों को सेटिस्फाई ना करे, फिर मजा नहीं आता ना। तो यहाँ पर हमें साफ तौर पे समझना है टॉलमी थ्योरम को, और हमें समझना है कि भैया ये सभी के सभी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है, टॉलमी थ्योरम सबको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल है सबको सेटिस्फाई करने वाला है। ठीक, तो टोटल 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं आपको चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है? एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो हमसे ये कहता है कि यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट, इसको तो है ना, मतलब जिस तरीके से यूं समझ लो ना कि एक दुल्हन जो है या एक शादीशुदा महिला बिना सिंदूर के नहीं रह सकती, एक तरीके से ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका ज्योमेट्री का जो अभी पेपर है वो इस सवाल कैसे होगा, तो इसको दुनिया का सबसे ज्यादा स्टार दे दो, चाहे 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, 5 बोलो, आपको जितना स्टार देना है ना, इसको आप उतना स्टार दे सकते हो। यूं समझ लो, एकदम सुशोभित कर दो इसको कि ये इतना महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। अब ये इतना महत्वपूर्ण है, मैंने सीजीएल के हर शिफ्ट की जब जब एनालिसिस करवाई है, इस क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने जरूर करवाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन की एनालिसिस मैंने जरूर करवाई है। और सवाल में आपको पता है आपका एग्जामिनर क्या देता है आपको, जब मैं अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा एक एग्जांपल के बाद, तो आपको पता चल जाएगा। आपका एग्जामिनर बस ये कहता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 2 हमारे विकर्ण हैं, 2 डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को जो है एक पॉइंट पर मिलते हैं, उसमें एक डायगोनल दूसरे को काटता है। फोटो बनाकर नहीं देता है एग्जामिनर, फोटो बनाकर वो नहीं देगा, वो बोलेगा एक डायगोनल दूसरे को काटता है। कौन किसको काटता है? जैसे यहां पर AC जो है वो BD को काटता है। बड़े ध्यान से समझिए, वन डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट अदर। ठीक है, यहां पर जो ये AC है ना, ये AC ये हमारे BD को काट देगा। अब हमारे BD को काटेगा तो BD जो है हमारे आधे आधे भागों में बट जाएगा। तो जो डायगोनल कट रहा होता है ना, ट्रिक हमें वो लगाना होता है कि जैसे कौन सा कटा, तो हम बोलेंगे सर AC जो है वो BD को काटा, AC BD को काटा। तो B नाम से जितने भी पॉइंट हैं, B से जैसे BA हो गया और B से जैसे BC हो गया, तो हम बोलेंगे BA और BC। और D नाम से जितने पॉइंट हैं, D से कौन हो गया? DA हो गया, और D से कौन हो गया? DC हो गया। तो DA और DC के प्रोडक्ट के बराबर होगा। समझ में आ गया बात? जैसे मैंने आपको कहा ना, देखो दोनों में अलग अलग चीजें होंगी, अभी मैं आपको दोनों पॉइंट के थ्रू समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर समझिए, हमने आपको ये कहा जैसे मानिए क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मानो यहां पर, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल हमने कह दिया, मानो अलग अलग तरह के हमने 2 क्वाड्रिलेटरल बना दिए। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हमने कह दिया, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम हमारा ABCD है, और दूसरे वाले का भी नाम हमारा क्या है? ABCD है। दोनों का नाम हमने ABCD कह दिया। लेकिन दोनों में एक फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? यहां पर हमारा जो BD है ना, ये हमारा और AC दोनों मिल तो रहे हैं, लेकिन यहां पर कट कौन रहा है? तो यहां पर जो BD है ये बाइसेक्ट हो रहा है। BD 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट हो रहा है। यहां पर भी ये दोनों के दोनों डायगोनल विकर्ण हमारे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहां पर हमारा AC जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है।
ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, हमारा BD बाइसेक्ट हो रहा है और यहां पर हमारा AC बाइसेक्ट हो रहा है। दोनों पर बाइसेक्टर अलग अलग हैं। हमें याद कैसे रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, सिमिलैरिटी लगाकर प्रूफ हो सकता है, लेकिन आपको क्या यहां बैठ के टीचर बनना है, नहीं बनना, तो आप सीधा एंड रिजल्ट जानो। एंड रिजल्ट जानोगे तो ये वाला बंदा जो है ना, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो बोलोगे D के साथ। D के साथ C निकलता है और D के साथ A निकलता है, तो बोलोगे D के साथ C निकलता है, D के साथ A निकलता है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये किससे जुड़ा है, तो बोलोगे B से। तो B से हमारा C निकलता है और B से हमारा A निकलता है, तो बोलोगे B से C और B से A, यानी ये हमारा बराबर होगा, बात खत्म। उसी तरीके से इसमें कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने कहा कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, बाइसेक्ट। अब ये वाला पॉइंट किससे जुड़ा है, A से, तो A से हमारा D आ गया, A से हमारा B आ गया, तो हम बोलेंगे भैया AD और AB। ठीक है, अब मुझे खुद बताओ यहां पर क्या लिखोगे, C से आपका D आ रहा है, C से आपका B आ रहा है, तो बोलोगे सर CD इंटू कितना हो जाएगा, CB। ये हमारा भैया प्रॉपर्टी हो गया। तो ऐसे सवालों में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। याद करे तो किसको करे, किताब में आप बड़ा बड़ा थ्योरम दे देता है याद करवा के, तो हम अपने शीट में इसको बड़े सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करवा दिए हैं कि जो आपका पॉइंट कटेगा, ठीक है, जैसे मानो आपका ये पॉइंट कट रहा है, तो इससे जुड़ी दोनों वर्टेक्स को लेना है और इससे जुड़ा दोनों वर्टेक्स को लेना है और इसको हल करना है। जब आप सर्कल की दूसरी शीट देखोगे, जो आपका प्रैक्टिस शीट है, तो प्रैक्टिस शीट में कम से कम 10 सवाल इसके ऊपर हैं, जिसमें 7 सवाल CGL मेंस में है, 3 सवाल प्री में है, और बाकी और भी सवाल थे जो हमने डलवाए नहीं, क्योंकि कम से कम 40 सवाल आए हैं पिछले 2 सालों में। पिछले 2 सालों में 40 सवाल आए हैं और सिर्फ इसी प्रॉपर्टी पर आए, ठीक है, और अलग अलग पेपर्स में आए हैं। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके डलवाए हैं ताकि आप फायदा उठा सको, और बाकी को मैंने छोड़वा दिया, ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब उसी के जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ा, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल है। एग्जांपल में कहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, जिसके डायगोनल AC BD को बाइसेक्ट करते हैं। AB का मान दिया है, CD का मान दिया है, AD का मान दिया है, BC का मान पूछा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इस सवाल को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका हो गया कि इसका आप फोटो बनाओ, फोटो बनाकर आप ये देखो कि कहां पर कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरा तरीका बिना फोटो बनाए हो गया। पहले मैं आपको फोटो बना के बता देता हूं कि इस सवाल को फोटो बनाकर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सवाल को पढ़ोगे, ठीक है, और इस सवाल को पढ़ते 1 सेकंड में कैसे उत्तर दे सकते हो, मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको सवालों को सेकंडों में करवाना वो हमारी जिम्मेदारी है, पेपर आपका 200 में 200 दिलवाना वो हमारी जिम्मेदारी है, बस आपको पढ़ना है। तो हमने यहां पर ये कहा कि हमारे पास मानो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका नाम क्या होगा, ABCD होगा, हमें ये भी पता है। सवाल में कहा है ये जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा साइक्लिक होगा, यानी साइक्लिक के सारे गुण इसके अंदर होंगे। कहा गया AC BD को बाइसेक्ट करता है, यानी AC जो है, ठीक है, AC वाला जो क्वाड्रिलेटरल है किसको बाइसेक्ट करेगा, BD को। तो हमने कहा देखो भैया तुम AC हो, ठीक है, खुश रहो, और ये तुम BD हो। अब शब्द में देखना इंग्लिश वाले यहां पर कि बोलेगा यहां पर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट द डायगोनल BD, यानी कट कौन रहा है, BD कट रहा है। हिंदी वाले बोलोगे तो बोलोगे BD को समद्विभाजित करता है, यानी कौन समद्विभाजित हो रहा है, तो BD हो रहा है। कौन हो रहा है, तो BD हो रहा है, यानी एक बार हमें B लेना है और दूसरा बार हमें क्या लेना है, D लेना है। D से जुड़ी कौन कौन सी बातें हैं, तो बोलोगे सर D से हमारा C जुड़ा है, D से हमारा A जुड़ा है, यानी DA हो गया और हमारा DC हो गया, यही दोनों कटा है। और B से कौन कौन सा वर्टेक्स जुड़ा है, तो V से वर्टेक्स A जुड़ा है और V से C जुड़ा है, तो BA हो गया और हमारा BC हो गया। क्लियर है। DA का मान सवाल में दिया गया है, तो नहीं दिया गया है। DA का मान दिया गया है, क्यों नहीं दिया गया, दिया गया है बिल्कुल। DA का मान सवाल में 11 है। DA बोलो AD बोलो बात एक ही है, CD बोलो या DC बोलो बात एक ही है, 19.8। AB का मान दिया गया है सवाल में बिल्कुल 16.5 दिया गया है, और हमसे किसका मान पूछा है, BC का मान पूछा है। ठीक है, अब आप इसका थोड़ा कट्टम कुटाई खेल लो। देखो दशमलव से तो दशमलव उड़ जाएगा, तो दशमलव की चिंता तो मत ही करो। 11 से सीधा का सीधा काटो, एक बार में 11 से जाएगा और 5 बार में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप सीधा का सीधा इसको भाग करो, तो BC का जो मान आएगा वो आएगा 198/15 बार में। आप भाग करो, 15 से एक बार में 15 हो जाएगा। ठीक है, 48, 15 का 3 गुना 45 हो जाएगा, बचेगा 30, 13.2 जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत की बात? ये हमने बनाया विथ फिगर के साथ, ये हमने बनाया फिगर बनाने के बाद। क्या हम इस सवाल को बिना फिगर बनाए बना सकते थे? तो हम बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बना सकते थे। आप पेपर में हमें क्वेश्चन तो देते, हम बना के दिखाते आपको। हमने कहा लो फिर क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। अब हमने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा देखो बात ऐसी है, इस फोटो में हमें फिगर से कोई मतलब नहीं है, हमें फिगर नहीं चाहिए और हम बिना फिगर के बनाना चाहते हैं। बोलोगे सर एक फिगर बचा के क्या कर लोगे, कितना मिनट बचा लोगे आप? मैंने कहा मैं इतना सेकंड बचा सकता हूं कि उसमें जीएस के तो 2 सवाल जरूर लगा लूंगा मैं, अगर मैं प्री में बचाऊं तो। और मेंस में बचाऊंगा तो मेरे कम से कम 4 सवाल तो कम से कम तो 2 सवाल तो लगा ही दूंगा मैं। या एक सवाल भी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, पेपर में आप खुद नहीं जानते उस 1 सेकंड की कीमत क्या है। जैसे मानिए कोई सवाल है, आपने उसको 60 सेकंड में तो सॉल्व कर लिया, लेकिन आपका जो टाइमर है वो 57 सेकंड पे ही खत्म हो गया। वो 3 सेकंड आपके पास अतिरिक्त नहीं थे, जिसकी वजह से आप उस सवाल को टिक कर पाए और आप आते हुए 2 नंबर को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो यही कहानी हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हर 1 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे यहां पर क्या फोकस करना है? मुझे ऐसे सवालों में, ज्योमेट्री के इस टाइप में मुझे ये फोकस करना है, बाइसेक्ट कौन हो रहा है? बीडी। बाइसेक्ट कौन हो रहा है? बीडी। बीडी कट रहा है तो बी से पॉइंट देखो, बी से कौन कौन सा है? तो बी किस में है? इसमें है तो बोलोगे हाँ सर। और बी किस में है? इसमें है तो नहीं। क्या बी इसमें है? तो नहीं। ठीक है, और जो बी फाइंड करना है उसमें है तो हाँ, यानी बी से जुड़ा हुआ है हमारा ए बी, और बी से और कौन सा जुड़ा है? बी से हमारा जुड़ा है बीसी। इसको लिख दिया। ठीक, अब बी वाले का काम खत्म हो गया। अब डी वाले का काम देखो, डी से कौन कौन सा पॉइंट जुड़ा है? डी से कौन कौन सा पॉइंट जुड़ा है? क्या इसमें डी है? तो नहीं है। क्या इसमें डी है? तो हाँ, यानी 19.8 हमें लेना है, यानी सी डी लेना है। ठीक है, और क्या इसमें डी है? तो बोलोगे हाँ सर, यानी ए डी। तो हमारा ऑटोमेटिक थ्योरम ऐसे निकल गया। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बड़े सिंपल वे में कह देंगे और हम क्या कहेंगे, एक बी है और एक डी है, बी से जुड़ा है ए और बी से जुड़ा है सी, यानी बी ए और बी सी हो जाएगा। डी है, डी से हमारा जुड़ा है ए और डी से जुड़ा है सी, यानी डी ए और डी सी हो जाएगा। अब इन दोनों के सेम तरीके से प्रोडक्ट को आप इक्वल करोगे और तब आपका आंसर आएगा 13.2, जैसे कि मैंने पीछे किया था। ए बी के मान का कितना वैल्यू दिया गया है बताओ? तो ए बी का मान 16.5 दिया गया है। बी सी हमें पता करना है। CD का मान कितना दिया गया है बताओ? 19.8 दिया गया है। और AC का मान कितना दिया गया है? तो सवाल में जो हमारा AC है उसका AD का मान कितना है? 11 है। 11 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 15 बार में। और 15 से इसको काटेंगे तो 13.2 बार में। तो हमारा BC का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 13.2 आएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है? तो 2-3 सवाल इसके ऊपर जरा हम करते हैं ताकि हम समझ पाए इस कंसेप्ट को कि असल में क्या पूछा है। जैसे आप सवाल में देखो, टीयर 2 में पूछा गया, जैसा कि मैं बार बार कह रहा था, मेंस में बहुत ज्यादा ये पूछा गया सवाल है। 2019 को पूछा गया, कहा गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQ का मान इतना है, QR का मान इतना है, SR का मान इतना है। ठीक है, कहा गया जो PR है वो QS को बाइसेक्ट करता है, PR QS को बाइसेक्ट करता है। हमसे PS का मान पूछा है। हमने क्या कहा, ऐसे सवालों में बस आपको ये देखना है कि आपको 4 साइडों में से किसी 3 का मान दिया हो, 4 का मान दिया हो, कुछ का भी मान दिया गया हो, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा हो। कौन बाइसेक्ट हो रहा है? Q, और दूसरा कौन हो रहा है? S। तो Q से जुड़ी 2 वर्टेक्स निकाल दो। Q में कौन कौन एसोसिएटेड है? तो Q के साथ P है, ठीक है, और Q के साथ R है, Q के साथ P है, Q के साथ R है। तो P वाले का मान हो गया 14.4 और R वाले का मान हो गया 12.8, यानी इन दोनों का गुना बराबर होगा। फिर S के साथ देखो, S के साथ कौन है? तो S के साथ R है, R का मान कितना? 9.6। और उसी S के साथ कौन है? तो उसी S के साथ P है, यानी हमें P पता करना है तो PS हो जाएगा। एक लाइन में आप सवाल सॉल्व करो, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर आप इसको काटते हो तो कैसे काटोगे? आप बोलोगे सर देखो 1 से 1 खत्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 से काटेंगे तो 32 बार में। या ऐसे कह सकते हो 32 से इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 32 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 3 से काटोगे इसको ना, तो 3 से काटो, 3 चौके 12 और 3 अठे 24, 4.8 इंटू 4। तो PX का मान जो हो जाएगा 48 दूनी 96। ठीक है, 192 यानी 19.2 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। PS का मान आप गुना करके देख लो, तो 19.2 जो आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंस का सवाल था
कितने लाइन में किया? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। और मेंस में ज्योमेट्री के सबसे टफेस्ट पार्ट का क्वेश्चन था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन अगर अप्रोच सही है तो आप इसको कितने टाइम में कर देंगे? 1 से 2 सेकंड के अंदर कर देंगे। उसी तरीके से कहा गया अगला सवाल एग्जांपल नंबर 5 देखो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS है, डायगोनल QS बाइसेक्ट करता है PR को। किसको बाइसेक्ट करता है? PR को बाइसेक्ट करता है। यानी एक बार हमसे P से जुड़ी पॉइंट लेनी है, एक बार R से जुड़ी पॉइंट लेनी है। P से कौन कौन जुड़ा है? तो P से हमारा 8 जुड़ा है और P से हमारा PO जुड़ा है, यानी 4 जुड़ा है, बराबर होगा। R से हमारा कौन कौन सा जुड़ा हुआ है ये बताओ पहले, ठीक है? QS बाइसेक्ट PR। अब यहां पर देखो सवाल में छोटा सा कैच आ जाएगा, यही सवाल में कैच आ जाएगा। इस छोटी सी बात को ध्यान रखना, यहाँ OS का मान अगर हमें दे दे तो हम क्या करेंगे? एक बार इसका फोटो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें R से पॉइंट नहीं दिया गया है। अब ये छोटा सा सवाल में कैच आ जाता है, कैच आ जाता है तो हम इसको बनाते हैं। कैच का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा जो है उल्टा सीधा घुमा दिया तो मजा आ जाता है, फिर बस वो बात हो जाती है। जैसे मानो मैं किसी भी तरह का इसको क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूं। मैंने कहा ये मानो PQRS नाम का इन्होंने कहा है, तो हम PQRS नाम का बनाएंगे यहां पर। मैं उसका डबल करके 12 ले लोगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, 12 ले लोगे तो हो जाएगा। सवाल में PQ का मान कितना कहा है? तो 8 कहा है। PO का मान, PO कहां है? तो वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है? और कौन पॉइंट कट रहा है? तो PR कट रहा है, यानी PR यहाँ पे कट रहा है। PR क्या हो रहा है? कट रहा है यहाँ पे, ठीक है? QS बाइसेक्ट PR, ठीक। PQ का मान सवाल में कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। PO का मान सवाल में कितना दिया गया है? 4। PO का मान सवाल में कितना दिया गया है दोस्त? PO का मान हमारा सवाल में 4 दिया गया है। OS का मान कितना है सवाल में? तो OS का मान हमारा 6 है, ठीक है? और हमसे कहा गया है बताओ RS की वैल्यू कितनी होगी। ये जो RS है ना, ये RS की वैल्यू कितनी होगी बता दो। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर है, थोड़ा सा यहां पर दूसरा लिखा गया है। चलो आ जाओ। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS का डायगोनल जो QS है वो बाइसेक्ट करता है PR को O पे। PQ का मान सवाल में 8 है, PO का मान 4 है और OS का मान हमारा 6 है। तो हमसे कहा गया है RS की वैल्यू बताओ, RS की वैल्यू कितनी होगी। मुझे खुद बताओ कि अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, ये वाली वैल्यू 4 है, तो ये वाली वैल्यू भी 4 आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो बोलो हाँ सर आ जाएगी। कोई समस्या की बात यहाँ पे तो नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। इसकी वैल्यू मानो अगर हमारी x हो जाती है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। SR की वैल्यू है और यहां पर इसकी वैल्यू है। आगे इस सवाल को कैसे हल करेंगे मुझे आप ये बताओ, थोड़ा सा सोचो, ठीक है? बताओ आगे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी लगाएंगे। अभी कितने एग्जाम्पल और हैं? ज्यादा नहीं है, 4-5 एग्जाम्पल और है जो कर लेंगे। बताइए चलिए। सिमिलैरिटी लगाओगे, क्या लगाओगे? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है OP, PQ का मान 8 है, PO का मान 4 है, OS का मान इतना है, RS का मान कितना होगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वाकई में दिल खुश करने वाला है। बताओ चलो। चलो बताओ, मैं साइड हो गया, बताओ। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। आया आंसर? बताओ बताओ।
बड़ा बढ़िया सवाल दे दिया भाई। पी क्यू का मान कितना है? 8 है। पीओ का मान कितना है? 4 है। ओएस का मान कितना है? 6 है। आप बताओ क्या होगा? ठीक है, आप मुझे बताओ क्या होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता है, बताओ यहां पे। ठीक है, अठारह होगा भैया। क्यों 18 होगा ये तो बताओ मुझे। ये बताओ आप कि 18 ही क्यों होगा? 20 क्यों नहीं होगा? 22 क्यों नहीं होगा? 12 क्यों नहीं होगा? आंसर बताओ मुझे। घर की खेती थोड़ी है कि कुछ भी बता देंगे आंसर। बताओ। कैट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बताओ। हो गया भाई? अरे बहुत सिंपल है यार, इतना जो है आप लोग लोड लेते हो। मैं चाह रहा था कि आप लोग लोड लो और थोड़ा सा आप लोग परेशान हो जाओ। कुछ भी नहीं है सवाल में। अगर आप देखोगे, जैसे मानो मैं आपको ये कहता हूं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो कहानी क्या होगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो मानो ये किसी सर्कल के अंदर होगा। सर्कल के अंदर होगा तो इसका ये वाला कोण इसके ये वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है? जरा मैं इसको थोड़ा सा मिटा के मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए इसको एक सर्कल के अंदर बना के दिखाऊं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या होगी। फिर आप सिमिलैरिटी लगाना सीख जाओगे। आप ये भी सीख जाओगे कि जो फॉर्मूला हम तब से लिख रहे हैं वो आया तो आया कहां से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप यहां पर इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनाओ। जैसे मानो आपने क्या बनाया, सबसे पहले एक सर्कल बनाया, और सर्कल के अंदर आपने क्या बनाया? सर्कल के अंदर आपने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। जैसे मानो हमने कहा कि ये भैया लो आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया ऐसे। अब आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो सेम सेगमेंट में एंगल बनता है वो बराबर होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं मानो इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दे रहा हूं, पहली बात, ठीक, और दूसरा वाला मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। मानो यहां पे इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये दो क्वाड्रिलेटरल को जैसे हमने ज्वाइन किया, तो अगर मानिए आप इस बेस को लेके चलते हैं, यहां पर अगर आप थीटा का एंगल बनाते हैं तो आप इसको भी कितने का एंगल दे रहे हैं? थीटा का एंगल दे रहे हैं। अगर मानिए आप इसको कॉर्ड मान के चलते हैं, ये आपका कॉर्ड है, तो अगर ये अल्फा एंगल बनाता है तो ये आपका अल्फा बनाता है। अगर आप इसको कॉर्ड मान के चलते हैं तो ये आपका बीटा बनता है, तो ये भी आपका बीटा बनता है। और ये गामा गामा तो बराबर ही होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यानी अगर हम पूरे के पूरे थीसिस की बात करें तो हमारा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होता है। ये सेम सेगमेंट के कारण एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ये कॉर्ड जो है वो इस सेगमेंट में अगर यहां पर बनाएगा तो भी थीटा, यहां बनाएगा तो भी थीटा। उसी तरीके से ये हमारा अगर अल्फा होता है तो ये भी हमारा अल्फा होता है। यानी अगर हम यहां पर जैसे दिए गया सवाल है कि पी क्यू आर एस हमारा क्या हो गया, पी क्यू आर एस यहां पर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। कौन साइड दिया है कौन साइड नहीं दिया हम उसको बाद में देखेंगे। ये कहां पर काट रहा है, ऊपर काट रहा है, ठीक है। आपको जो हम तब से थ्योरम पढ़ा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि सिमिलैरिटी लगाकर बन जाएगा। सिमिलैरिटी कैसे लगता है? एक बार इन दोनों ट्रायंगल में लगता है और एक बार आमने सामने वाले दोनों ट्रायंगल में लगता है, और उससे जाकर जो हम आपको रिजल्ट दे रहे थे वो रिजल्ट आ रहा था। अगर हम यहां पर सिमिलैरिटी लगाएंगे ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल में, तो मुझे यहां पर पहले एक एक साइड की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर पीओ का मान कितना है, तो पीओ का मान हमारा 4 है। बाइसेक्ट कौन हो रहा है, तो
पी आर हो रहा है, यानी ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ओ एस का मान कितना है सवाल में, तो ओ एस का मान हमें 6 दिया गया है, ठीक है। पी क्यू का मान कितना है, 8 है, और इसका मान हमसे x बोला है। आप मुझे बताओ इस वाले थीटा के सामने इसमें कितना है, तो 4 है। मैं आपको दो ट्रायंगल में बात करता हूं। ट्रायंगल एसओआर में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ट्रायंगल एसओआर सिमिलर होगा। एस पर अगर हमारा थीटा है तो हमारे पी पे थीटा होगा, ओ का ओ आ जाएगा और पीओ क्यू हो जाएगा। हमने कहा कि छोटे वाले में थीटा के सामने कितना है, तो बोलोगे सर 4 है, ठीक है। और इसमें थीटा के सामने कितना है, ओ क्यू है, हमें नहीं पता। दूसरी बात, यहां पर हम इस वाले के सामने कितना कहेंगे, तो x कहेंगे। x का मतलब आप एसआर कह सकते हो यहां पे, ठीक है। और उसी तरीके से ये वर्टिकली अपोजिट के सामने बड़े वाले में कितना होगा, तो 8 होगा। ये जो अल्फा है, इस अल्फा के सामने कितना है, इसमें 6 है तो 6 लिखेंगे, और इस अल्फा के सामने कितना है, तो 4 है तो 4 लिखेंगे। यानी अगर हमें एसआर का मान पता करना है तो इन दोनों का सिमिलैरिटी या इन दोनों का इस्तेमाल करो, इन दोनों का इस्तेमाल करो, बात खत्म। 4 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 2 इंटू 6 जाओगे तो एसआर का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बात खत्म मेरे भाई। एसआर का मान पूछा था 12, जो आता वो करेक्ट आंसर। अगर हमसे यहां पर ओ क्यू का मान पूछता तो हम इन दोनों का कंसेप्ट लगाते, 4 इंटू 4 16, 16/6 यानी 8/3, और 8/3 किसका मान आता, ओ क्यू का मान आता। तो अगर हमसे ओ क्यू का मान पूछता तो उसका आंसर हो जाता कितना, 16/6 यानी 8/3। तो ये बात हमें ध्यान रखना था कि यहां पर हमें सिमिलैरिटी के कंसेप्ट का उपयोग करना था, ना कि डायरेक्ट के फॉर्मूले का, ठीक है। सिमिलैरिटी के कंसेप्ट पर भी आपका ये क्वेश्चन बन जाता। आ जाओ पॉइंट नंबर देखो, ठीक है। इस क्लास को मैं 1:30 बजे तक पोस्टपोन कर दे रहा हूं, 15 मिनट और हम इस क्लास के लिए ले लेते हैं, ताकि हम इस क्लास को समझ पाए बढ़िया तरीके से, ठीक है। या आज एक्सरसाइज के लिए रहने दे, कल से हम लोग एक्सरसाइज करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आज बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करवा दूं और एक्सरसाइज कल करवाऊं, बताओ, कमेंट बॉक्स से बताओ एक बार। कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी बताओ कि आप लोग चाहते हो अभी एक्सरसाइज करवाएं या फिर कल करवाएं, आज भी बस इसको खत्म कर दें। क्या चाहते हो आप लोग बताओ, कि अभी जो आने वाले एग्जाम्पल हैं इसको करवाने के बाद एक्सरसाइज करवाएं, या फिर ठीक है कि बस इसी को कंप्लीट करवाएं और एक्सरसाइज कल करवाएं, बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। एक्सरसाइज कल करवाना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, कल अगर एक्सरसाइज करवाऊंगा तो कल प्रैक्टिस करके आओगे ना, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ के आओगे ना, ठीक है। तो अगर एक्सरसाइज हम कल करवाएंगे तो इस बात का ध्यान रखो, पूरा का पूरा पढ़कर आना है, ठीक है। अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को पढ़कर आना है, ठीक। अभी मैं इसको पूरा का पूरा खत्म करवाऊंगा, अभी इसमें और भी सवाल बनते हैं जिसमें मुझे कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। अभी एक काम करो, तुरंत इसको पढ़ो, तब तक मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, मैं क्लास को रीशेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है। क्लास को मैं रीशेड्यूल कर देता हूँ, जो एक्सरसाइज की क्लास आज दिखा रही है वो आपको आगे नेक्स्ट क्लास में दिखाएगी, ठीक है। और कल की क्लास 12:30 से होगी, 4 तारीख की जगह 5 तारीख। ठीक है, चलो पढ़ो। अब जो 5वां प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने कहा था कि हर बच्चे को 3 से 4 प्रॉपर्टी याद होता है, लेकिन हमें जो है टोटल ओवरऑल 5 प्रॉपर्टी जानने हैं। पहला हमने जाना एंगल का प्रॉपर्टी, दूसरा हमने उसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को जाना, तीसरा हमने उसके अंदर क्या जाना, तीसरा हमने ये जाना यहां पर, ठीक है, कि अगर वहां पर हमने आमने सामने अपोजिट के साइड का प्रोडक्ट और उनका जोड़ बराबर होता है डायगोनल के। फिर चौथा हमने जाना अगर एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो क्या लगता है। अब हम जान रहे हैं पांचवा प्रॉपर्टी में क्या जान रहे हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ठीक है। और यदि वो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इस शब्द पे फोकस करिएगा कि यदि ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, या तो ये स्क्वायर है नहीं तो ये रेक्टेंगल है। तो अगर ये अपने आप में एक पैरेललोग्राम है दोस्त, तो एक बड़ा बेहतरीन प्रॉपर्टी यहां से लेकर निकलता है, और वो निकलता है कि इसके चारों एंगल जो होंगे वो 90 होंगे, और AB जो होगा वो बराबर होगा CD के, और AD बराबर होगा BC के। यानी वही बात मैंने कही कि अगर एक सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो या तो वो संभव है कि वो स्क्वायर हो जाए, और नहीं तो वो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा।
चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगल है, दोनों केस में चारों के चारों कोण 90 होंगे। अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो चारों साइड बराबर हो जाएगी, रेक्टेंगल होगा तो आमने सामने की साइड बराबर होंगी। इससे एक और बात सामने निकल जाता है, और इससे सामने क्या निकलता है वो समझो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल बी का मान कितना होगा, आप बताओ। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के साथ साथ साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अब अगर एबीसीडी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का प्रत्येक कोण कितने का होगा, बताओ। प्रत्येक कोण 90 का होगा तो एंगल बी कितने का आएगा, 90 डिग्री। देखो सवाल कितना छोटा है, सिर्फ इतना पूछा है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो एंगल बी कितने का होगा। आप एंगल बी की बात करो, सी की बात करो, ए की बात करो, डी की बात करो, हर किसी का कोण 90 है और 90 ही रहेगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जोड़ कितने के बराबर है। ए, बी और सी और डी को जोड़ने पे कितने के बराबर आएगा। आप बोलोगे सर चारों को जोड़ने पे 360 आता है। ऑप्शन नंबर जो ठीक है सी है, सी फॉर ठीक है कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपसे कहा है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए का मान इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, डी का इतना है। आप बताओ एक्स और वाई का रेशियो कितने का होगा। दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं कि एक अगर क्वाड्रिलेटरल है तो चारों कोनों का जोड़ 360 होगा, और दूसरा हमें यह ध्यान रखना होता है कि आमने सामने का जोड़ 180 होगा। आमने सामने का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। यानी हम यहां पर बोलेंगे कि 4x प्लस 5y। हम यहां बोलेंगे भैया 4x प्लस 5y जो होगा, ए और सी आमने सामने होंगे। ठीक है, ए और सी अपोजिट होते हैं ना, तो ए और सी का मान कितना आएगा, तो 180 आ जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बन गया, 7x b प्लस डी, 7x प्लस y बराबर 180 कह सकते हैं। यानी यहां पर ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बोलोगे हाँ सर बराबर होंगे। ठीक है, इसका आंसर 360 है क्या। अच्छा, यहां पर प्लस नहीं है बीच में। इन्होंने पूछा है कि a प्लस सी बराबर होगा b प्लस डी के, और वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा 180 के। 180 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो बराबर होगा 180 के, 180 करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हाँ भाई ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी 4x प्लस 5y बराबर होगा 7x प्लस y के। आप 5y में से y घटा दो तो आपका आ जाएगा 4y। आप 7x में से 4x घटा दो तो आपका आ जाएगा 3x। 4y बराबर हो जाएगा 3x के। सवाल में x रेशियो y बोला है, x को आप यहीं पर रहने दो, y को इसके नीचे लेके चले आओ, बराबर होगा 4/3 के। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4:3 जो है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। जैसा कि मैंने कहा था 5 या 6 प्रॉपर्टीज होती हैं टोटल। प्रॉपर्टी नंबर 6 बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ये भी सभी में लागू होता है। कहा जाता है कि यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक ट्रेपीजियम बन जाए, जैसे मैंने कहा था या तो वो स्क्वायर बनेगा, नहीं तो वो रेक्टेंगल बनेगा, और नहीं तो वो ट्रेपीजियम बनेगा। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल की बातें आपने जान ली। यदि ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा तो एबीसीडी उस केस में 100% क्या होगा, आइसोस्केलेस होगा। याद करो क्वाड्रिलेटरल जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने आपको एक आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम भी पढ़ाया था। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम वो ट्रेपीजियम होता है जिसके जो पैरेलल साइड नहीं होती हैं वो बराबर होती हैं। चक्रीय चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज ठीक है हो तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज होगा। यानी जो इसके पैरेलल साइड नहीं होंगे वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके एक साइड पैरेलल होती हैं और बाकी पैरेलल नहीं होती हैं और ना ही बराबर होती हैं। लेकिन अगर ये किसी सर्कल के अंदर आ गया तो जो साइड पैरेलल नहीं है वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। अब ये आपस में बराबर हो जाती हैं तो उसके कारण आप लोगों ने प्रभाव भी देखा था, कितना कुछ प्रभाव पड़ा था। उससे संबंधित कुछ फॉर्मूलेज भी आए थे, अगर आपको याद होगा तो। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हो जाता था, जो एक ट्रेपीजियम का फॉर्मूला वहां पर लगता था, जो साइड के साथ रिलेशन होता था, वो सभी की सभी चीजें इसमें लागू होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इनका जो एरिया है, इन दोनों का एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है इन दोनों के एरिया के प्रोडक्ट के। सीखा था कि नहीं सीखा था, बताओ। सीखा था ना, a1 इंटू a4 बराबर a2 इंटू a3। हर बात सॉरी a1 a2 a3 a4, a1 a3 a2 a4 के बराबर होगा। हर बातें हमने सीखी थी। हमने ये भी सीखा था कि ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, पूरा का पूरा क्षेत्रफल बराबर, इनका ये वाला साइड ये वाले साइड के
बराबर, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर। फिर वहां पर हमने एक और रिलेशन भी देखे थे, अगर क्वाड्रिलेटरल के दिन याद होंगे तो क्या याद होंगे आपको बता दो कि AO इंटू OB बराबर होगा OD इंटू OC के। डायगोनल के बीच का रिलेशन देखा था, जहां पर आपने ये भी देखा था कि आपका एग्जामिनर कोई भी 3 डायगोनल देके चौथा पार्ट पूछ ले रहा है, 1 2 3 पार्ट देके चौथा पूछ ले रहा है। वहां भी सिमिलैरिटी लगाई थी, कहा था इसके थीटा के सामने ये है और इसके यहां पर देखो सेम तरीके से हमने कहा था कि इसके सामने ये आ गया और इसके सामने ये आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट इस तरीके से करके बढ़िया रिलेशन हम लोगों ने वहां पर निकाला था, हर बातों को समझा था। वो सभी बातें उठकर यहां पर आके लागू हो जाएंगे। क्यों? अगर वो साइक्लिक ट्रेपीजियम के लिए लागू होती थी, वो एक सिर्फ ट्रेपीजियम के लिए लागू होती थी। और कैसे ट्रेपीजियम के लिए? जब वो आइसोस्केलेस हो जाता था तो वो यहां पर भी आके लागू होंगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब हम एक ट्रेपीजियम को किसी सर्कल के अंदर बनाते हैं वो आइसोस्केलेस बन जाता है। तो आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो यहां लागू होगी। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी ये कहती है ये दोनों का एरिया बराबर, तो इसका भी एरिया बराबर होगा। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम की जो प्रॉपर्टी है इनके साइड्स का रिलेशन देती है वो यहां भी लागू होगा। तो हर तरीके से हम इसको यहां पर लागू कर पाएंगे। अब बात आती है यहां पर एंगल के बारे में कि भैया एंगल की कहानी क्या होगी। ठीक है, तो जरा एंगल की कहानी को समझो। सवाल में कहा गया इफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC इज अ ट्रेपीजियम, क्या क्या होगा। तो हमें यहां पर पता है कि AD जो है हमारे BC के पैरेलल लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो नॉन पैरेलल साइड होंगे ये बराबर होंगे, मतलब पॉइंट नंबर ये होगा, पॉइंट नंबर 2 जो होगा वो ये होगा। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या देखा था कि अगर ये एक आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होता है, अगर ये एक आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम होता है यानी जिसके ये साइडें बराबर होती हैं, तो अभी हमने कहा कि आप जब कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये पूरा इस पूरे के बराबर, यानी इनके डायगोनल जो हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि यदि हमारा ये जो AD है हमारे BC के पैरेलल है, तो हमने एंगल्स के बारे में सोचा कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो हमने कहा देखो एंगल BAD को अगर हम थीटा बनाते हैं तो हमें पता है इसके सामने वाला तो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब चूंकि हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, जब आप यहां पर ये दोनों पैरेलल का कंसेप्ट लगाओगे आगे चल के, तो आपको पता है कि अगर ये हमारा थीटा है और ये वाली रेखा इस वाली रेखा के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो अंदर वाले दोनों कोनों का जोड़ 180 होता है कि नहीं होता है, बताओ। तो बोलोगे हाँ सर, यानी ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 180। जैसे 10 होता है 170 होता है ये, तो ये 180 माइनस थीटा। और जब ये पाई माइनस थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। आमने सामने का जोड़ 180। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में स्पेशली ट्रेपीजियम में एक बड़ी खास प्रॉपर्टी हो जाती है कि ऊपर वाले दोनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं और नीचे वाले दोनों कोण आपस में बराबर, मतलब इनका सम 180 होता है, इनका सम 180 होता है, लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं और ये नीचे दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर C यहां पर हमसे कहा गया है। इसी के आधार पर हमारे एग्जाम में कुछ सवाल पूछे गए हैं जिनको हम देखते हैं। जैसे पहला सवाल एग्जाम्पल नंबर 9 को देखिए। कहा गया ABCD एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। ABCD क्या है दोस्त, साइक्लिक ट्रेपीजियम है। हमने बना दिया ऐसा एक साइक्लिक ट्रेपीजियम। जरूरत थोड़ी है साइकिल को बनाने की, सर्कल को। तो हमने कहा भैया ये ABCD नाम का क्या है, एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। AD जो है वो BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है, यानी यहां पर ये ऐसा है ABCD, AD जो है हमारे BC के पैरेलल है। एंगल ABC का मान, एंगल ABC का मान सवाल में 70 दिया गया है। एंगल BCD का मान अगर ये 70 है तो मुझे बताओ, देखो अगर मैं आप चाहते हो सीधा का सीधा आंसर बताऊं तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, लेकिन वो कैसे आएगा। आप बोलोगे सर अगर ये 70 है और ये रेखा इसके पैरेलल है तो ये 70 है तो ये हमारा 110 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर, क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो होता है, देखो दो पैरेलल लाइन जब एक ट्रांसवर्सल से कटती है तो इन दोनों का जोड़ 180 आता है। तो ये 70 तो 110, और आमने सामने का कोण एक ट्रेपीजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है, यानी ये 110 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 70। इसीलिए आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये अगर 70 आएगा तो ऑटोमेटिक हमारा ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। और अगर नीचे वाला 110 है ए तो हमारा डी भी कितना आएगा, 110 आएगा। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी हो जाती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। आ जाओ अगला देखो एग्जांपल नंबर 10। ABCD एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है जिसके AD और BC जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने कहा भैया बना लो पैरेलल, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है। लो कौन कौन पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है कहा गया ना, तो ABCD ऐसे लिखो ABC और D, जहां पर AD BC के पैरेलल है। एंगल ABC का मान सवाल में 75 दिया गया है और हमसे BCD का मान पूछा है। सेम सवाल BCD का मान कितना होगा, 75, बात खत्म। ठीक है,
कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है। ठीक है, देखो भाई साहब एग्जाम्पल नंबर देखो। निशा कहती हैं सर मेरे डाउट का आंसर करिए प्लीज, बड़ा अर्जेंट है। भैया डाउट क्या है आपका ये तो बताओ, डाउट क्या है ये तो बताओ यार। पढ़ाने के टाइम में बीच में ना डाउट डूट ना पूछा करो, कुछ और चीजों को लेकर। क्लास से संबंधित है तो पूछा करो, बकवास की बातें ना पूछा करो। फिर जो चीजें क्लास के बाद पूछी जा सकती है उनको क्लास के बाद पूछा करो। बाकी अगर कोई ऐसा अर्जेंट डाउट है तो बता दो, ठीक है। बताओ अब अगला प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या कहा है, प्रॉपर्टी नंबर 7 में कहा है द क्वाड्रिलेटरल, आखिरी प्रॉपर्टी है चिंता मत करो, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 4 एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो है, जितने भी लोगों का डाउट है आराम से अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो क्लास के अंतिम में पूछ लेना, तसल्ली से बता पाऊंगा, ठीक है। अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, क्लास के एंड में पूछो तसल्ली से बता दूंगा। अभी देखो यहाँ पे तो सवाल में कहा गया द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 4 एंगल, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, आपने इसके एंगल बाइसेक्टर को मिलाया, 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 तो अंदर में जो आपको ये छोटकू सा मिलेगा ना, ये भी अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी इसके भी आमने सामने का जो जोड़ होगा वो 180 होगा। यही बातें यहां पर कही गई है कि इफ ए क्यू, ठीक है, और आपको जो बी एस हो गया इसका बाइसेक्टर हो गया, सी एस जो हो गया दूसरे का हो गया, डी क्यू जो हो गया वो अगले का बाइसेक्टर हो गया, इन सब को मिलाएंगे तो अंदर जो पी क्यू आर एस नाम का जो ये मिलेगा ना, वो अपने आप में क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। चलो आ जाओ अगला देखो, पॉइंट नंबर 8 यहाँ पे। जैसे आपने सीखा था कि एक त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, उसी तरीके से आप यहां पर सीखेंगे कि आप एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप एक ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते थे, तो आप बोलते थे कि अगर इसका साइड ए है, बी है, सी है, तो सेमी पेरीमीटर क्या आता था, तो सेमी पेरीमीटर आता था हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 ये हमारा सेमी पेरीमीटर आता था। और अगर हम इसके एरिया की बात करते थे तो बोलते थे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कहते थे। यहाँ पे ये किसके केस में होता था, ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में भाई मेरे 3 भुजा होती थी तो 3 के लिए लगाते थे। यहां पर यहां 3 ना होकर टोटल क्वाड्रिलेटरल में होती हैं 4 भुजाएं। अगर आप बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल में होती हैं 4 भुजाएं, तो ए बी सी डी होती हैं। तो बस कुछ नहीं करना, यहां पर a प्लस बी प्लस सी है तो एक बार क्या लगा दो, डी लगा दो। यहां पर एक बार क्या लगा दो, डी लगा दो बट्टे में यहां पे, तो हमारा ये बन गया सेमी पेरीमीटर। उसी तरीके से s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है तो एक बार और लगा दो s माइनस डी। यानी हमें कोई नया तरीका नहीं निकालना, किसके लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए। जो चीज हमने सीखा था किसके लिए, ट्रायंगल के लिए, कि ए बी सी बाई 2 होगा s इंटू एस माइनस, बस वही चीज अप्लाई कर देंगे क्वाड्रिलेटरल में। एक d नाम की साइड आ गई है तो d नाम का साइड हम लगा देंगे और ये बातें हमारी एरिया जो है वो बता देता है। क्वेश्चन आया है एरिया के ऊपर, जैसे आपको कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये किसी भी ट्रायंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कहा गया है कि इनकी भुजा 5 है, 2 है, 5 है, 8 है। आप बताओ एरिया कितना होगा। आप बोलोगे सबसे पहले सेमी पेरीमीटर बताओ कितना है, तो सेमी पेरीमीटर 5 जमा 2 जमा 5 जमा 8 और बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 2। 8 2 10 और 10 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10। ये हमारा क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर हो गया। अब अगर हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एरिया की, तो एरिया बराबर होगा रूट अंडर 10 इंटू, ठीक है, 10 माइनस 5, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 5 5 और 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ 5 और 5 का तो रूट यहाँ 12 आ जाएगा, 8 इंटू 2 16 का रूट हमारा 4 आ जाएगा और 10 का रूट कितना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 10 10 20, 20 का आधा हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया 8 8।
ठीक है, 5 का 5 लिख देंगे, 16 का हमारा 4 हो जाएगा। 10 को कैसे निकालोगे यार? कहीं पर गड़बड़ कर दी है क्या हमने? फाइंड द एरिया ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज साइड आर 5 2 5 8, 5 2 5 8, 10 और 10 20, 20 का आधा। सही है ना, सभी को जोड़ के आधा। ठीक है, क्या दिक्कत है? s 10 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। 5 और 5 25 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, और ये तो यहां पर भारी नुकसान हो रहा है। 16 का रूट हमारा 4 आ जाएगा। 20 रूट 10 आ रहा है, 20 रूट 10 आ रहा है मेरे भाई। 20 कैसे आ जा रहा है आप लोगों का यार? 20 कैसे आ जा रहा है ये बताना जरा मुझे। आप अगर रूट अंडर में सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10, 10 इंटू 10 100। ठीक है, 8 पचे 40, आपका 4000 आएगा भाई। देखो ना यहाँ पे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, ए बी सी डी 2। यहां पर जरूर ऑप्शंस में जो है वो गलती दी गई है। अगर ऑप्शन गलत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शन गलत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो मैं आपको ऐसे सॉल्व करवा देता हूं। आप ए बी सी डी का मान देखो, 5 2 5 8, 5 2 5 8, सबको जोड़ा, 8 5 13 2 15, 15 5 20 का आधा हो गया 10, तो s आ गया। ठीक है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। ठीक है, 5 2 बार आया है तो रूट के बाहर 1 बार आ जाएगा। 8 को 2 के साथ गुना करोगे 16, 16 का रूट लगाओगे 4 आ जाएगा। 10 का रूट लग नहीं सकता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो बोलेंगे ये 20 रूट 10 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 20 रूट 10 सेंटीमीटर होगा, ना कि 20 होगा। 20 रूट 10 पे टिक करके आंसर टिक कर दो कि ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कहा है? एग्जाम्पल नंबर 12 में कहा है ए बी जो है वो डायमीटर है किसी सर्कल का जिसका सेंटर ओ पर है। पी क्यू एक कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट करता है ए बी पे। ए पी और बी क्यू को ज्वाइन करो, बी ए क्यू का मान इसके बराबर है, तो ए बी क्यू पी क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन बोला है हमसे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले हमसे कहा है हम सर्कल बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर सर्कल बना दिया। सर्कल में हमसे और क्या कहा था? सर्कल में हमसे उसने कहा था कि ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो हमने यहाँ पर एक डायमीटर भी बना दिया। हमने कहा कि देखो भैया ये तुम्हारा ए बी जो है वो डायमीटर है। डायमीटर होने के साथ साथ उसका सेंटर कहां पर है? तो ऊपर है। पी क्यू कॉर्ड है जो ए बी को इंटरसेक्ट नहीं करता है। पी क्यू इज अ कॉर्ड, मानो यहां पर पी क्यू नाम का हमने कॉर्ड बना दिया, ये हमारा पी क्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद कहा है ज्वाइन ए पी एंड बी क्यू, आप ए पी को और बी क्यू को ज्वाइन कर दो, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद कहा है यदि एंगल बी ए पी, ठीक है, यदि एंगल बी ए पी यानी ये वाला जो कोण है थीटा है, ठीक है, बराबर होगा ए बी क्यू के, बराबर होगा ए बी क्यू के इस वाले कोण के, तो बताओ यहाँ पर ए बी क्यू की क्या हो जाएगा? तो आप सादे के सादे सिंपल सिंपल बोलोगे कि यार ये दोनों कोण अगर हमारे बराबर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है किसके अंदर है? सर्कल के अंदर है। जब इनके साथ वाले दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा इसमें से? तो बोलोगे सर हमेशा ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के इस थ्योरी वाले पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। लास्ट क्वेश्चन क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू क्यू आर क्यू एस आर एस का मान है, पी आर का मान है, तो पी एस का मान कितना होगा? हमसे ये पूछा गया, बताओ। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में नॉर्मल हमसे कहा गया देखो कि आपके पास एक ऐसा कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, हमें नहीं पता है, पी क्यू आर एस नाम का, ठीक है, और इस पी क्यू आर एस नाम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू का मान हमें 5 दिया गया है, क्यू आर का मान कितना दिया गया है? सवाल में 5 दिया गया है, क्यू एस का मान सवाल में ये जो डायगोनल है इसका मान दिया गया है 10, ठीक, आर एस का मान कितना दिया गया है? 6, पी आर का मान कितना दिया गया है? बताओ 7। हमसे पी एस का मान पूछा है कितना होगा। अभी आपको सिखाया था कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो उनके आमने सामने का प्रोडक्ट यानी 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू मानो क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, x बराबर होगा इन दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट के यानी 10 इंटू 7 70 के। तो 70 में से 30 गया तो 40, 5x का मान हमारा 40 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये बात हमने बताई थी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बता दो यहाँ पे कोई परेशानी की बात है?
अब देखते हैं जितने बच्चों के कमेंट है। विवेक यादव कह रहे हैं कि सर जी स्टैटिस्टिक्स भी करा देना, मेरा यूपी लेखपाल का एग्जाम है। भैया देखो, यूपी लेखपाल का एग्जाम है तो स्टैटिस्टिक्स हमने करवाया है। कहाँ करवाया है, वहां से जाकर पूरा पढ़ लो, ठीक है। 30 डेज 30 मैराथन नाम का यूट्यूब है। विवेक जी मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। कमेंट करना बंद करिए और बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हमने आपसे ये कहा कि यूट्यूब पर आप जाइए, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 30 डेज 30 मैराथन मिलेगा। 30 डेज 30 मैराथन में एक आपको मिलेगा स्टैटिस्टिक्स नाम का टॉपिक। उसमें हमने पूरा स्टैटिस्टिक्स करवा रखा है, मीन, मीडियन, मोड, XYZ, फलाना डिकाना, सारी की सारी बातें। आप अगर उतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपका यूपी लेखपाल के परीक्षा में आपको काफी सहायता मिलेगी, ठीक है भाई। क्लियर है आपको? आप वहां से पढ़ लीजिए, आपको पूरा मिलेगा। वहां भी हम ही ने पढ़ाया है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। स्टैटिस्टिक्स के एक एक पॉइंट को हमने वहां पर समझाया है, तो आपका कहानी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरी हमारी एक निशा करके हैं, उनका कुछ EWS सर्टिफिकेट का कुछ इश्यू है, आप वहां पर एक बार दोबारा से लिख दो निशा, हम समझा देंगे। संजय नायक पूछते हैं इस दिस कोर्स सफिशिएंट फॉर सीडीएस एग्जाम? बिल्कुल सफिशिएंट है। EWS का वैलिड डेट क्या है? 23/1 इतना का। देखो मैं आपको समझाता हूँ पेपर का EWS का वैलिड डेट क्या है क्या नहीं है। असल में होता क्या है ना कि अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो 1 साल तक के लिए वैलिड होता है, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। 31 मार्च 1 अप्रैल का मतलब 1 अप्रैल, जैसे ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक वो वैलिड होगा, क्योंकि EWS का सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू करवाना पड़ रहा है। उसी तरीके से OBC वालों को भी हर साल रिन्यू करवाना पड़ रहा है। तो रिन्यू करवाना पड़ता है, इस वजह से आपका जब भी SSC नोटिफिकेशन निकालती है तो वो ये बात कहती है कि हमारे नोटिफिकेशन के डेट के पहले आप अपने सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। बहुत बच्चे ऐसा नहीं समझ पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आनन फानन में वो तब डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं 5 दिन पहले, ठीक है। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तब वहां पर बस आपके सर्टिफिकेट को वो प्रोविजनल में डाल देते हैं, ओके नहीं करते, प्रोविजनल में डाल देते हैं। फिर वो जांच पड़ताल करवाते हैं, अगर सर्टिफिकेट सही पाए जाते हैं तो ओके कर देते हैं, और अगर नहीं पाए जाते सही तो उसके बाद वो उसको रद्द कर देते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप कोई भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस फॉर्म के अंतिम तिथि के पहले अपने डॉक्यूमेंट को बनवा ले, ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। हाँ, अभी सिंह जो है आपका बात पूरा ध्यान रखा गया है। आपने कहा इंस्टॉलमेंट का, मैं पूरा का पूरा ध्यान रख रहा हूँ। 1 से 2 दिन का मुझे समय दीजिए, इंस्टॉलमेंट की वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी परेशान नहीं होना है भाई, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। पूछती हैं कि सर अगर 22 तारीख के बाद मेरा सर्टिफिकेट बनेगा तो वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएगा। मैंने कहा ना, अगर आप 23 तारीख के पहले बनवा देते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो वो ओके लिख देंगे, और अगर आप 23 तारीख के बाद में बनवाते हैं तो वो भी वैलिड होगा, बस वहां जाकर वो प्रोविजनल लिख देंगे, पेंडिंग में डाल देंगे। फिर वो जांच पड़ताल करेंगे, सही होगा तो आपका पेपर वो रद्द नहीं करेंगे, और सही नहीं पाया जाएगा तो रद्द कर देंगे। बस ये कहानी होती है, ठीक है। चलो और बताओ, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। EWS क्या होता है? EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। जनरल में जो है एक अभी आपको रिजर्वेशन दिया गया है जनरल के कुछ लोगों को, ठीक है, कि जिनकी आय कम है तो उनको रिजर्वेशन दिया जाए। RO लेवल का EWS चलेगा भैया? RO लेवल का मुझे नहीं पता, RO लेवल का क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। सर ईयर सर्जरी हुआ है तो मेडिकल में बाहर कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे शैलेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। कान के सर्जरी से जो है आपको कोई बाहर करने वाला है, ऐसा नहीं होता। सर इनकम टैक्स के लिए कितना नंबर सेफ रहेगा? रिप्लाई भाई मेरे, मुझे भी खुद नहीं पता कि कितना नंबर सेफ है। बस ये समझ लो कि टॉप 100 रैंक में रहोगे तो इनकम टैक्स मिल जाएगा, टॉप 100 रैंक में नहीं रहोगे तो नहीं मिलेगा। एडवांस मैथ कब तक कंप्लीट हो जाएगा? आप कब तक कंप्लीट चाहते हो बताओ? बताओ आप कब तक खुद कंप्लीट चाहते हो, बताओ, ठीक है। 2 क्लासेस लगेंगी आपके प्रैक्टिस की, और उसके बाद हम मेंसुरेशन शुरू कर देंगे, इस बात का ध्यान रखो। तो बस मजे से पढ़ो, ठीक है, कायदे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद के टॉपिक्स में टाइम नहीं लगेगा। ज्योमेट्री बहुत टाइम टेकिंग होता है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब में टाइम नहीं लगता है। इनको तो 10-10 दिनों के अंदर हम लोग लपेट सकते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए मुझे लगता है काफी है, मन लगा के पढ़ो। मिलते हैं कल के सेशन में, पूरा रिवाइज करके जरूर आना ताकि कल के क्लास में मजा आए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और टाइमिंग जरूर देख लिया करो क्लास की, कितने बजे तक लगती है।